वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। शिक्षा शास्त्र बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर के आज लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। विस्तार से जानेंगे हर एक प्रश्नों के बारे में और उसके उत्तर खास करके जो 4 ऑप्शंस होंगे उनमें से कौन से होंगे, इन चीज़ों को समझते हुए और कैसे अपने प्रश्नों को आपको हल करना है एग्जाम हॉल में, इन समझ चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और ख़ास करके आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर करने का प्रयास रहेगा मेरा। आपको बता दूं, यह वीडियो जो है पार्ट 1 के तौर पर आप ले सकते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा होगी इसमें शुरुआती चैप्टर्स की। लगभग हम आज के वीडियो के माध्यम से शुरुआत के लगभग 13 से 14 चैप्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात किए तो 26 से 27 सिलेबस आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, जिनमें से शिक्षा के अर्थ के बारे में हमको जानना है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की अर्थ प्रकृति महत्व को समझना है। शिक्षा व मनोविज्ञान में संबंध के बारे में जानेंगे। शैक्षिक मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों के बारे में जानेंगे हम। इसके अलावा वृद्धि और विकार जो होते हैं खास करके मनुष्य से रिलेटेड ह्यूमन, तो उनके बारे में, उनके अर्थ और उनकी अवस्थाएं, खास करके वृद्धि की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, वृद्धि और विकार का क्या अर्थ होता है, इन समस्त चीज़ों को जानेंगे। विकार मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया हूँ, विकास। ठीक है, तो वृद्धि और विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होती है वो क्या होती है। इसके बाद में विकास के कई सारे रूप होते हैं, जैसे कि शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। फिर हम अगले चैप्टर में मानसिक विकास के बारे में यानी मेंटल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे, संवेगात्मक विकास के बारे में समझेंगे। ठीक है, यानी इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। फिर हम आगे बढ़ेंगे, सामाजिक विकास के बारे में जानेंगे यानी सोशल डेवलपमेंट। उसके बाद में क्रियात्मक विकास, यानी कि आप जानते हैं क्रियात्मक विकास को मोटोर डेवलपमेंट बोलते हैं। इसके अलावा भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जिसको आप बोलते हैं। अधिगम के बारे में उसके बाद में हम चर्चा करेंगे, यानी सीखना जिसको आप कहते हैं लर्निंग, दैट्स मीन। तो इन सभी के बारे में चर्चा करते हुए हम लास्ट चैप्टर जो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे वो अधिगम का स्थानांतरण और उसके खास करके जो उद्देश्य होते हैं, इम्प्लीकेशंस जो होते हैं खास करके क्लास के लिए अधिगम का, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक लगभग 13 से 14 चैप्टर्स के बनने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हमने यहाँ पर रखा है, जिसको हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा यानी दूसरा जो मॉडल पेपर होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का ही, तो और लिखित का मॉडल पेपर तैयार हो रहा है, जल्द ही आ जाएगा। 2-3-4 दिनों में लिखित के मॉडल पेपर भी चर्चा हो जाएगी, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगले चैप्टर्स में हमको पढ़ना है अधिगम और अधिगम के सीखने के खास करके कुछ सिद्धांत होते हैं, अधिगम के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ लर्निंग, उसके जानेंगे। फिर व्यवहारों के आधार, खास करके मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती मनुष्य के जीवन की, उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर हम जो है संवेदना के बारे में समझेंगे, प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, प्रत्यय किसे कहते हैं यानी कि सेंटेशन जिसको आप कहते हैं सेंसेशन। ठीक है, और इसके अलावा परसेप्शन, ठीक है, और कॉन्सेप्ट, इन सभी को समझने का प्रयास करेंगे। अभिप्रेरणा के बारे में समझेंगे यानी मोटिवेशन जिसको आप कहते हैं। स्मृति को जानेंगे यानी कि स्मृति को जानेंगे मतलब स्मृति एक चैप्टर होता है यानी जिसको आप अंग्रेजी में मेमोरी बोलते हैं, यादगार लम्हे। तो यादगार या याद के बारे में चर्चा करेंगे जिसको आप स्मृति बोलते हैं, मेमोरी। ठीक है, कुछ मेमोरियल फैक्ट्स जो कि एक प्रकार से कैसे व्यक्ति के दिमाग में चीज़ें रुकती हैं, तमाम प्रकार के मुद्दों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में अवधान और रुचि के बारे में चर्चा करेंगे यानी अटेंशन एंड जो है खास करके इंटरेस्ट क्या होता है लोगों का, उनके बारे में। अवधान जिसको आप अटेंशन बोलते हैं, रुचि जिसको आप इंटरेस्ट बोलते हैं, तो इन चीज़ों को समझना है। चिंतन के बारे में जानना, तर्क किसे कहते हैं। इसके अलावा कल्पना क्या है यानी इमेजिनेशन किसको कहते हैं, रीजनिंग किसको कहते हैं, थिंकिंग क्या होता है, इन समस्त चीज़ों को जानने के बाद में हम हैबिट एंड खास करके फैटिग के बारे में जानेंगे यानी कि फैटीज यानी थकान और आदत के बारे में। व्यक्तिगत विभिन्नताएं जिसको आप कहते जो है खास करके इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसके बारे में समझेंगे और एजुकेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में समझेंगे उसका। इसके अलावा और विशिष्ट आवश्यकता वाले जो शिक्षार्थी हैं जैसे कि विशिष्ट बालक हैं, वो विशिष्ट बालकों के बारे में जानने का प्रयास रहेगा हमारा। उसके बाद में मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा को समझेंगे यानी मेंटल हेल्थ की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके अलावा फिर समायोजन यानी एडजस्टमेंट जिसको आप बोलते हैं, उसकी परिभाषा को, उसके अर्थ को और उसकी प्रक्रिया को यानी प्रोसेस, मीनिंग, डेफिनेशंस सभी को, विशेषताओं को यानी कैरेक्टरिस्टिक सभी को समझेंगे। फिर बाद में शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को समझते हुए हम चीज़ों को समाप्त करेंगे। और इस प्रकार से इतना आपको सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य,
साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन अंग्रेजी में, ये आपके पेपर का नाम है। तो इससे बनने वाले चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज के वीडियो के माध्यम से आज हम 100 से अधिक यानी लगभग 130 या 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी कि जो दूसरा वीडियो मॉडल पेपर का होगा, ठीक है, उसमें हम चर्चा करेंगे लगभग 100 से अधिक, लगभग उस वीडियो के माध्यम से हम 120 से 30 प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो वह वीडियो के लिए आप इंतजार करें। बाकी यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और लिखित का मॉडल पेपर जल्द ही आपके लिए आ जाएगा, ठीक है। चले, आ चुका है आपकी एग्जाम की दृष्टि से पहला प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। पहला प्रश्न है कि मनोविज्ञान क्या है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे मनोविज्ञान किसे कहते हैं या मनोविज्ञान क्या है। फटाफट से आप बताएंगे मनोविज्ञान क्या है। सामाजिक विज्ञान है या विशुद्ध विज्ञान है या प्राकृतिक विज्ञान है या विधायक विज्ञान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में प्रश्न 100% छपने वाला है, रट लीजिएगा। तो मनोविज्ञान क्या है भैया, मनोविज्ञान क्या है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है मनोविज्ञान, एक विधायक विज्ञान है। क्लियर। तो एक मनोविज्ञान क्या है, एक विधायक विज्ञान है। समझ में आ गई बातें, ये बात आप ध्यान रखें। मनोविज्ञान की परिभाषाओं को बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने तरीके से दिया है, जैसे कि क्रो एंड क्रो की बड़ी फेमस परिभाषा है मनोविज्ञान को लेकर के। उन्होंने कहा कि खास करके हस्बैंड वाइफ है क्रो एंड क्रो दोनों लोग, तो इन्होंने कहा दोनों लोगों ने कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन होता है, यानी साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। ये क्रो एंड क्रो का कथन है। इसके बाद में वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान जो होता है ये वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की जो क्रियाएं होती हैं उन्हीं क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है, ठीक है, जो खास करके मनोविज्ञान होता है। तो वुडवर्थ ने क्या कहा, वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं जेम्स महोदय। जेम्स महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है। तो ये जेम्स महोदय कहते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने मनोविज्ञान की परिभाषा को अलग अलग तरीके से बताया, जबकि मनोविज्ञान की सबसे ज़बरदस्त परिभाषा जो दी है वो मन महोदय ने दी है। मन महोदय कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा मुझे लगती है और है भी, और बाकी विद्वानों की भी बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा है। ऐसा नहीं कि केवल मन ने ही अच्छी परिभाषा दी, सभी लोगों ने परिभाषा दी है। कुल मिलाकर के तमाम विद्वानों की परिभाषाओं को जब आप पढ़ेंगे या हमने पढ़ा, उसके बाद में मैं आपको यह बता सकता हूँ कि मनोविज्ञान जो होता है एक निश्चित विज्ञान है जो प्राणी के क्या करता है, भौतिक और सामाजिक दोनों प्रकार के जो व्यवहार होते हैं उन्हीं सभी व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। और मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, एक विधायक विज्ञान। विधायक विज्ञान का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव साइंस। तो मनोविज्ञान क्या है, एक पॉजिटिव साइंस है, एक पॉजिटिव विज्ञान है। अच्छा, पॉजिटिव विज्ञान अगर ऑप्शन में या विधायक विज्ञान ना मिलता तो आपको अगर मिलता आदर्श नियामक यानी नॉर्मेटिव साइंस, तो नॉर्मेटिव साइंस भी है मनोविज्ञान, ठीक है। तो साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस, ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और व्यक्ति की मानसिक तथा शारीरिक क्रिया का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम खास करके मनोविज्ञान कह देते हैं। तो मनोविज्ञान की ये परिभाषा मैंने आपको इसलिए बता दी ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं। मनोविज्ञान खास करके मानव प्रकृति का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। मनोविज्ञान के अंतर्गत आप असामान्य मनोविज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, व्यवहारिक मनोविज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, वैयक्तिक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। इसके अलावा शैक्षिक मनोविज्ञान जो कि आपका सिलेबस ही है, शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, गणितीय मनोविज्ञान के बारे में, दैहिक मनोविज्ञान के बारे में। इसके अलावा आप पढ़ते हैं जियो साइकोलॉजी के बारे में, औद्योगिक मनोविज्ञान के बारे में, कानूनी मनोविज्ञान के बारे में, राजनैतिक मनोविज्ञान, मिलिट्री साइकोलॉजी यानी मिलिट्री मनोविज्ञान, तो कहीं ना कहीं पे जिसको आप सैन्य मनोविज्ञान कहते हैं, सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी। तो तमाम प्रकार का यानी मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है अत्यंत व्यापक है। तो कहीं ना कहीं पे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, चिंता करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मनोविज्ञान के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला प्रश्न आपका है एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मनोविज्ञान की जो खास करके एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई भाई, बताएं। लैटिन भाषा का है, यूनानी, या फिर अंग्रेजी, या फिर फ्रांसीसी, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो एजुकेशन शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द भैया एजुकेशन, एजुकेशन जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। सबसे पहले तो ये आप जान लीजिएगा, ठीक है। एजुकेशन का शब्द है भाई, ये लैटिन भाषा का शब्द है एजुकेटम, ठीक है। एजुकेटम एजुकेटम शब्द से बना हुआ है कौन सा, एजुकेशन। एजुकेटम को कैसे लिखते हैं, EDUCATUM, ठीक है, यू। तो यहाँ पर एडुकेटम या एजुकेटम, तो एजुकेटम से बना भाई कौन सा शब्द, एजुकेशन, ठीक है। अच्छा, ये एडुकेटम शब्द किस दो भाषा शब्दों से मिलकर के बना है, तो खास करके एजुकेशन जो शब्द है या एडुकेटम जो शब्द बना है ये किससे बना है, ई और डूको से, ठीक है। ई और डूको से मिलकर के क्या बना हुआ है, एजुकेशन बना हुआ है। ई का मतलब होता है आउट ऑफ, और डूको का मतलब होता है टू लीड फॉर्थ या फिर टू एक्सट्रैक्ट आउट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आंतरिक रूप से या आंतरिक को बाहर निकालना या बाहर कर देना, या जो अंदर आपके है किसी मनुष्य के अंदर है, जो उसके अंदर ज्ञान है उसको बाहर करना ही शिक्षा कहलाता है, एजुकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो एजुकेशन जो है खास करके ये लैटिन भाषा का शब्द है एजुकेटम, ठीक है। एडुकेटम जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। अच्छा, और भी तमाम सारे ऐसे कि बहुत सारे लोग एडुसियर शब्द भी सुझाते हैं, बहुत सारे लोग एडुकियर और बहुत सारे लोग एडुकेटम, तीन परिभाषाएं जो खास करके एजुकेशन को लेकर के बताई गई हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो एजुकेशन के बारे में अगर बताई जाए तो एजुकेशन के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग मत भी दिए हैं, अलग अलग परिभाषा भी दी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सुकरात महोदय कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में आदर्श रूप में विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना होता है। यानी जो मनुष्य के मस्तिष्क में जो आदर्श रूप से जो विद्यमान संसार का एक प्रकार से जो ज्ञान है, जो सर्वमान्य विचार हैं, वो विचार जो अंदर आपके बसे हुए हैं, उन्हीं विचारों को बाहर लाने की प्रक्रिया या बाहर लाने की एक प्रकार से एक क्रिया, उसको हम शिक्षा कहते हैं। और इसके अलावा विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, वो कहते हैं कि मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यानी कुल मिलाकर के मनुष्य के आंतरिक जो ज्ञान है, आंतरिक विचार हैं, वो बाह्य प्रकटीकरण को ही हम शिक्षा बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद भी ऐसा मानते हैं। इसके अलावा अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा होता है। तो ये सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना जो है ये किसका कथन है, तो आप बताएंगे भाई ये अरिस्टोटल का कथन है, यानी अरस्तु का कथन है, ठीक है। और एडिसन कहते हैं कि जब शिक्षा मानव मस्तिष्क को प्रभावित करती है तब वह उसके प्रत्येक गुण और प्रत्येक पूर्णता को क्या करती है, बाहर ला करके व्यक्त करती है। तो कहीं ना कहीं पे ये तमाम विद्वान, इसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, शिक्षा शास्त्री हैं। वो कहते हैं कि शिक्षा से हर्बर्ट स्पेंसर समाजशास्त्री भी है, शिक्षा शास्त्री तो है ही, ठीक है। वो कहते हैं कि शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करना है। यानी आंतरिक ज्ञान भी है और बाहरी जीवन जो है, बाहरी जीवन है, उसी आंतरिक ज्ञान को बाहरी प्रकाश में लाना, खास करके इनका भी वही मतलब है। फ्रोबेल महोदय आते हैं, वो कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे शिक्षा जो है वो आपके अंदर जो चीज़ें बसी हुई हैं उसी को बाहर निकालने की क्रिया, एक प्रक्रिया, ठीक है, वो शिक्षा होती है। पेस्टालॉजी कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा व्यक्ति के शरीर तथा आत्मा की सर्वोत्तम का सर्वांगीण प्रकटीकरण से होता है। यानी जो कुछ भी आप जानते हैं। कांट कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उस सब पूर्णता का विकास है जिससे जो उसके अंदर क्षमता होती है। तो कहीं ना कहीं पे तमाम सारी चीज़ें हैं और शिक्षा के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। हालांकि यहाँ पर जब हम लिखित वाला क्वेश्चन चर्चा करेंगे तो उसमें हम चर्चा कर लेंगे, यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव चर्चा करें, तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास। अगला प्रश्न है, किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है, बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है भाई। जॉन ड्यूबी ने, वुडवर्थ ने, अरस्तु ने, फ्रोबेल ने। तो आपको बता दूं कि शिक्षा को खास करके जो त्रिमुखी प्रक्रिया स्वीकार करते हैं उनका नाम है जॉन ड्यूबी, ठीक है। जॉन ड्यूबी महोदय शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया मानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या लगाएंगे, ए ऑप्शन लगाए। त्रिमुखी प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, जॉन ड्यूबी की त्रिमुखी प्रक्रिया में आप देखते हैं शिक्षक एक शामिल होता है, यानी एक अध्यापक होना चाहिए उसमें,
अध्यापक एक हो गया, ठीक है। और अध्यापक किसको पढ़ाएगा, तो अध्यापक पढ़ाएगा भैया बालक को, तो यानी बालक भी शामिल होगा। और ये दोनों कहाँ पर मतलब कि किसको पढ़ाएंगे, शिक्षक क्या पढ़ाएगा बालक को, तो क्या पढ़ाएगा भाई, शिक्षक पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को पढ़ाएगा। तो सिलेबस को एक प्रकार से यानी पाठ्यक्रम, तो यानी कि शिक्षक यानी टीचर, बालक यानी स्टूडेंट, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। तो ये तीन जो तत्व हैं या फैक्टर हैं, ये मिल करके क्या बताते हैं, शिक्षा का निर्माण करते हैं। तो शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। अगर हम इसको त्रिभुज के द्वारा समझना चाहें तो जॉन डीबी के विचारों को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक सर्कल आप खींच करके यहाँ पर पाठ्यक्रम लिख सकते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम का संबंध आपके बालक से भी होता है, तो यहाँ पर आप बालक लिख सकते हैं। और पाठ्यक्रम का संबंध शिक्षक से भी होता है, क्योंकि शिक्षक जो होता है वो पाठ्यक्रम को पढ़ाता है, किसको, बालक को, ठीक है। शिक्षक बालक को क्या पढ़ाता है, इस पाठ्यक्रम को पढ़ाता है, ठीक है। और फिर यही बालक क्या बनता है, यही बालक आगे चल करके शिक्षक बनता है, फिर ये पाठ्यक्रम कोई बनाता है, फिर उसको पढ़ाता है। तो ये त्रिमुखी एक प्रकार से प्रक्रिया है, ये जॉन डीबी महोदय ने कहा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा भाई। अगला प्रश्न आपका आ चुका, चौथा नंबर प्रश्न है, यह किसके द्वारा परिभाषित है कि मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। यह किसके द्वारा परिभाषित है कि मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा होता है। अरस्तु, स्वामी विवेकानंद या एडिसन या फ्राबेल, किसने कहा था यह कथन कि भाई मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता, पूर्व निहित मतलब जो पहले से विद्यमान है उसके अंदर, उसी को एक प्रकार से अभिव्यक्त करना ही शिक्षा होती है। ये कथन कहा था खासकर किसने, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। क्लियर होगी बातें, आगे बढ़ते। अच्छा, अरस्तु ने क्या कहा था भाई, मैंने आपको बताया था अरस्तु ने क्या कहा था। अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना शिक्षा, ये अरस्तु ने कहा था, ठीक है। जबकि एडिसन ने कहा था कि जब शिक्षा मानव मस्तिष्क को प्रभावित करती है तब क्या होता है, तब वह उसके प्रत्येक गुण और पूर्णता को बाहर ला करके व्यक्त करता है। फ्राबेल महोदय ने क्या कहा था, फ्राबेल महोदय ने कहा था, मैंने आपको बताया भी था फ्राबेल महोदय की परिभाषा, कि फ्राबेल महोदय ने कहा था कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं, यानी कि एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड मेक्स इट्स इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी जो आंतरिक चीज़ें हैं उसको बाहर एक प्रकार जन्मजात शक्तियाँ क्या करती हैं, बाहर प्रकट करती हैं। तो बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं किसके द्वारा, शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा। यानी शिक्षा एक प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के द्वारा जो बालक की जन्मजात शक्तियाँ हैं उन्हीं का बाह्य प्रकटीकरण होता है, ऐसा फ्राबेल कहते हैं। तो ये स्वामी विवेकानंद की मैंने आपको बता दिया, लिखा ही है। तो इस प्रकार से शिक्षा की परिभाषा को देते हुए स्वामी जी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, पाँचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कि किसने कहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा व्यक्ति के शरीर तथा आत्मा की सर्वोत्तमा का सर्वांगीण प्रकटीकरण है। सर्वोत्तमा का सर्वांगीण प्रकटीकरण मैंने आपको बताया था, ये महात्मा गांधी का कथन है। महात्मा गांधी ने ये परिभाषा दी थी किसकी भाई, ये परिभाषा दी थी शिक्षा शास्त्र की, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कांट महोदय ने क्या कहा था भाई, कांट महोदय ने कहा था शिक्षा की परिभाषा को देते हुए कि शिक्षा की मतलब शिक्षा व्यक्ति की उस सब पूर्णता का विकास है जिसमें उससे मतलब कि जिसकी उसमें क्षमता होती है, ठीक है। तो जिसमें उसकी क्षमता होती है उसी का पूर्णता विकास ही शिक्षा कहलाती है, ऐसा कांट कहते हैं। फ्राबेल महोदय का मैंने बताया कि फ्राबेल ने कहा था कि शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ क्या होती हैं, बाहर प्रकट होती हैं, ठीक है। ये फ्राबेल ने कहा था। इसके बाद में आपके कौन बच रहे हैं भाई, जेम्स बच रहे हैं। तो जेम्स महोदय ने कहा था, जेम्स महोदय ने कहा था कि शिक्षा अर्जित आदतों का क्या होता है, एक संगठन होता है जो उन कार्यों से संबंधित है जो व्यक्ति को उसके सामाजिक तथा भौतिक वातावरण में उचित स्थान देता है, ठीक है। ये उन्होंने कहा था। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास। अगला प्रश्न आपका है कि किसका कथन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। किसने ये कहा था कि मनोविज्ञान जो होता है वो क्या है, मनोविज्ञान क्या है भाई, मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वैसे आपको बताओ जेबी वाटसन का क्या कथन है भाई, जेबी वाटसन मनोविज्ञान की परिभाषा को देते हुए क्या कहते हैं, आप लोग फटाफट से बताएंगे। तो जेबी वाटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ये जेबी वाटसन कहते हैं, ठीक है। यानी साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, ये जेबी वाटसन का कथन है, ठीक है। वुडवर्थ क्या कहते हैं, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। वुडवर्थ कहते हैं, मैंने शुरुआत में आपको बताया, वुडवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन, यानी कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है। ये वुडवर्थ का कथन है, ठीक, सॉरी
ये किसका कथन है? ये कथन है क्रो एंड क्रो का, जो मैंने आपको बताया। वुडवर्थ महोदय का कथन है कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल रिलेशन ऑफ हिज इन्वायरमेंट। ठीक है, ये वुडवर्थ महोदय कहते हैं। फ्राबेल महोदय का तो मैंने आपको बता ही दिया था, फ्राबेल महोदय। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया है, और ज़्यादा परिभाषा को नहीं, एक दो परिभाषा अगर आपकी याद रहेंगी, छोटी छोटी परिभाषाओं को आप याद रख लीजिएगा, आपका काम हो जाना है। तो इस कथन को किसने कहा था भाई? प्रश्न आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है कि खास करके, अच्छा, स्किनर महोदय और इन लोगों ने भी परिभाषा दी। स्किनर ने कहा था कि, स्किनर की बड़ी छोटी परिभाषा याद कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से आ सकती है। स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। क्या कहा था? व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है मनोविज्ञान। ठीक है, यानी साइकोलॉजी द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। स्किनर ने कई सारे परीक्षण भी किए हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आपके बच कौन रहे भाई? जेबी वाटसन की परिभाषा मैंने आपको बता दी, वुडवर्थ की मैंने बता दी, स्किनर की बता दी। बच कौन रहे? फ्राबेल महोदय। ऑप्शन नंबर आपका डी वैसे लग गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो सॉरी, मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था भाई? हाँ, सकारात्मक विज्ञान या धनात्मक विज्ञान जो है, यानी कि साइकोलॉजी द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, ये फ्राबेल नहीं है भाई, फ्राबेल नहीं है, ये जेबी वाटसन ने ही कहा था। उन्होंने, देखें, चाहे आप कहीं पर देखेंगे सकारात्मक विज्ञान आपको मिलेगा, और कहीं कहीं पर आपको यही सकारात्मक विज्ञान को धनात्मक विज्ञान भी आपको लिखा मिल सकता है। तो आप चाहे ऐसे बोलें कि मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, मनोविज्ञान ने कहा था, या आप बोल सकते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है या धनात्मक विज्ञान है, या साइकोलॉजी द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। ये कथन जेबी वाटसन का है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और फ्राबेल महोदय ने शिक्षा की परिभाषा दी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। ये था पहले चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर के बारे में। दूसरे चैप्टर से रिलेटेड आपका प्रश्न आ चुका है भाई। पहला प्रश्न है कि सबसे पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे भाई, जितने भी लोग देख रहे हो। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? अल्फ्रेड बीने ने, या फिर बीएफ स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो किया था वो किया था अल्फ्रेड बीने महोदय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड बीने महोदय ने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहला बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बीने महोदय ने ही किया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। क्या किया था? बुद्धि परीक्षण किया था। बुद्धि परीक्षण का सूत्र भी होता है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं हम। चले, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। दूसरा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, किसका कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है? फटाफट से आप बताएंगे। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान के परिभाषा को लेकर के। प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यह कथन किसका? क्रो एंड क्रो का, या फिर जुड महोदय का, या कॉल सेनिक का, या फिर स्टीफन का? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए किन विद्वान ने ऐसा कहा? क्या कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक, यानी कि जन्म लेता है और जब तक वृद्ध नहीं हो जाता है तब तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है शिक्षा मनोविज्ञान। ऐसा किसने कहा था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए में दिया आपके क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? तो क्रो एंड क्रो ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रकार से, क्रो एंड क्रो की ही एक प्रकार से उन्होंने ही यह परिभाषा दी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ही लग जाएगा। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए कि जुड का भी समझ लें। तो जुड ने क्या कहा था? जुड ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो व्यक्तियों में हुए उन परिवर्तनों का उल्लेख करता है और व्याख्या करता है जो विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं। तो विकास की कई सारी अवस्थाएं होती हैं, आपको पता होगा। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यौनावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है, फिर वृद्धावस्था। तो इन सभी में क्या होता है? जुड कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा मनोविज्ञान होता है, ऐसा विज्ञान है जो व्यक्तियों में हुए जो परिवर्तन होते हैं उन्हीं परिवर्तनों का उल्लेख या व्याख्या करता है, जो कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में खास करके जो परिवर्तन होता है उन्हीं का विज्ञान है, उन्हीं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा
आगे बात की जाए और विद्वानों ने परिभाषा दी, जैसे कि कॉलेसनिक महोदय ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। ये कॉलेसनिक महोदय का कथन है। इसके बाद अगले विद्वान हैं आपके देखेंगे यहाँ पर जो है स्टीफन ने क्या कहा था भाई? स्टीफन महोदय ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का जो है एक प्रकार से एक क्रमबद्ध अध्ययन होता है, यानी कि एक प्रकार से एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ। सिस्टमेटिकल स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ, ये किसने कहा था? ये स्टीफन ने कहा था। तो इस प्रकार से सभी विद्वानों की परिभाषाओं को आपने समझ लिया। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रो एंड क्रो ने ही कहा था शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा को देते हुए कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य यानी व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी और नियंत्रण है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी करता है और नियंत्रण एक प्रकार से रहता है। बताएं, नियंत्रण में एक प्रकार से सारी चीज़ें, उसकी विधियां या फिर सारी चीज़ें हों। तो ये किसने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य में? कॉलेसनिक ने या गैरिसन और अन्य ने या कैली महोदय ने या स्किनर महोदय ने? करेक्ट आंसर इसका फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य को बताते हुए किसने ऐसा कहा था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के कई विद्वानों ने एक प्रकार से इसके उद्देश्य के बारे में बताया है, लेकिन प्रश्न आपसे जो कह रहा है इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा गैरिसन और अन्य महोदय ने ये उद्देश्य बताए हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न है, स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है? दूसरा चैप्टर आपका है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, और उसके अर्थ और प्रकृति और महत्व के बारे में समझना, तो वहाँ से बनने वाले कुछ प्रश्नों को हमने यहाँ पर रखा है। प्रश्न क्या है? स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा? ये बीए सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर का एक प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा होनी है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बीच बीच में जो चीज़ें बताता हूं आपको लिखित वालों के लिए, तो ये लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपकी परीक्षा चाहे लिखित होगी चाहे ऑब्जेक्टिव होगी, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है ये। तो स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? तो शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को स्किनर महोदय ने खास करके कितने भागों में बांटा, ये पूछा गया है। तो स्किनर महोदय ने खास करके कितने भागों में बांटा भैया? स्किनर महोदय ने जो बांटा है वो बांटा है 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों में, जिनमें पहला उद्देश्य उनका है सामान्य उद्देश्य और दूसरा उद्देश्य है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में जैसे बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, यह शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। शिक्षण कार्य में सहयोग देना, सिद्धांतों की खोज करना, तथ्यों को इकट्ठा करना, ठीक है। इसी प्रकार शिक्षा के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति करना, ये सब शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य होते हैं। शिक्षण विधि में सुधार करना, ये सब सामान्य उद्देश्य होते शिक्षा मनोविज्ञान के स्किनर के अनुसार। दूसरा जो स्किनर कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्यों में, तो वो कहते हैं कि भाई विशिष्ट उद्देश्यों में यानी स्पेसिफिक जो मतलब कि स्पेसिफिक जो खास करके एम्स होता है, विशिष्ट उद्देश्य होता है शिक्षा मनोविज्ञान का, उसमें स्किनर कहते हैं कि खास करके अध्यापक को ऐसी अंतर्दृष्टि विकसित करने में मदद देता है शिक्षा मनोविज्ञान, जिससे वह अपने अध्यापन के परिणामों और दूसरों के शिक्षा विषय का भाव मतलब अभ्यासों का खास करके भली भांति तरीके से उसको जान पाता है, समझ पाता है, उससे परिचित हो पाता है। तो इसी प्रकार से कई सारे उद्देश्य हैं। कैली महोदय ने 9 उद्देश्य बताए हैं शिक्षा मनोविज्ञान के, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो कई सारे विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जब दूसरा चैप्टर हम चर्चा करेंगे तो उसमें आपको बताते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5वां नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान को सीखने तथा सिखाने का विज्ञान कहा है? किसने कहा है? तो शिक्षा मनोविज्ञान को खास करके सीखने और सिखाने का विज्ञान कहा है। किसने कहा है भाई? किसने कहा है? फटाफट से बताएंगे। बिल्कुल, स्किनर महोदय ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान को सीखने और सिखाने का विज्ञान। ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 6ठा नंबर देखेंगे, लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के कितने केंद्रीय क्षेत्रों का वर्णन किया है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2। बताएं। तो लिंडग्रेन महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान के कितने केंद्रीय क्षेत्रों का वर्णन किया है? तो उन्होंने कितने केंद्रीय क्षेत्रों का वर्णन किया भैया? 5 केंद्रीय क्षेत्रों का वर्णन किया है। किसने भाई? किसने? लिंडग्रेन महोदय ने 5 केंद्रीय क्षेत्रों का वर्णन किया है। किसने? शिक्षा मनोविज्ञान का किसने किया है भाई? लिंडग्रेन महोदय ने 5 केंद्रीय क्षेत्रों का
वर्णन किया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। और वो 5 क्षेत्र जो है केंद्रीय मतलब क्षेत्र जो है खास करके मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के स्कोप यानी स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो उसके खास करके 5 क्षेत्र मुख्य रूप से बताए हैं, जो कि एक प्रकार से सेंट्रल एरियाज हैं, एक प्रकार से खास करके मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के लिंडग्रेन महोदय ने। पहला उन्होंने बताया कि भाई शिक्षार्थी जो होता है वो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय पार्ट है। दूसरा उन्होंने बताया सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप कैसा है, ये भी यानी अधिगम का जो एक प्रकार से स्वरूप है वो कैसा है, ये भी एक प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है। इसके अलावा उन्होंने बताया तीसरा बात, सीखने की दशाएं, सीखने की स्थितियां, ठीक है, सीखने की क्या स्थिति है, वो भी एक प्रकार से लिंडग्रेन महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्रों में उसको शामिल किया है। इसके अलावा उन्होंने चौथी बात बताई, चौथा केंद्रीय पात्र मतलब केंद्रीय क्षेत्र सम्मिलित किया है शिक्षा मनोविज्ञान में मापन और मूल्यांकन को। ठीक है, मापन और मूल्यांकन के बारे में चर्चा करेंगे। मापन मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, और मापन का मतलब क्या, सॉरी मेजरमेंट मापन मतलब, और मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, मूल्य का अंकन करना, यानी कि ज्ञान मतलब कि भाई क्या पढ़ा, कितनी बुद्धि है, और बुद्धि एक प्रकार से कहाँ तक है, उसकी बुद्धि में क्वालिटी कितनी है, पढ़ाई में क्वालिटी कितनी है, तो क्वालिटी का मापन और क्वांटिटी दोनों का मापन एक प्रकार से। इसके अलावा जो 5वां क्षेत्र रखा है केंद्रीय क्षेत्रों में खास करके लिंडग्रेन महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान के, उसको रखा है निर्देशन और मानसिक स्वास्थ्य को। ठीक है, तो ये 5 जो है खास करके केंद्रीय क्षेत्र हैं शिक्षा मनोविज्ञान के लिंडग्रेन के महोदय के अनुसार। पहला कौन, शिक्षार्थी, दूसरा सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, तीसरा सीखने की दशाएं, चौथा मापन और मूल्यांकन, 5वां निर्देशन और मानसिक स्वास्थ्य। निर्देशन मतलब क्या था, डायरेक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से सीखने की प्रक्रिया के बारे में ये बताया लिंडग्रेन महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आ चुका 7वां नंबर देखेंगे, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है, बताएं। अधिगम प्रक्रिया में, या समूह गतिकी को समझने में, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में। तो अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की ये सारी उपयोगिताएं हैं, खास करके ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग वीडियो मतलब आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है अगले चैप्टर से, तीसरा चैप्टर से आ चुका है। तीसरे चैप्टर का आपके क्या नाम है भाई, तीसरे चैप्टर का नाम है शिक्षा में भूमिका। शिक्षा में किसकी भूमिका, शिक्षा और में मनोविज्ञान की क्या भूमिका, और खासकर शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध क्या है। खास करके चैप्टर का आपके नाम है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध। ठीक है, तो इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपके। पहला प्रश्न, मनोविज्ञान शिक्षा पर मतलब शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, या परिभाषा किसने दी है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये परिभाषा दी है किसने भाई, ये परिभाषा दी है स्किनर महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किसका कथन है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। तो ये ऐसा किसने कहा था भाई, अभी भी हमने समझा था, ऐसा ब्राउन ने कहा था कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान दें, किसने कहा था, ब्राउन महोदय ने ऐसा कहा था। क्लियर। इसके अलावा अगर बात की जाए किसकी भाई, आगे बढ़ा जाए, चलें। तीसरा क्वेश्चन आपका है, किसके अनुसार आध्यात्मिक विकास का कार्य शिक्षा के द्वारा प्रतिपादित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसके अनुसार आध्यात्मिक विकास का कार्य शिक्षा के द्वारा प्रतिपादित होता है। महात्मा गांधी के द्वारा, विवेकानंद, पेस्टलॉजी या मॉन्टेसरी। करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताएंगे। तो आध्यात्मिक विकास का कार्य शिक्षा के द्वारा प्रतिपादित होता है, ऐसा विवेकानंद जी मानते हैं, स्वामी जी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आपके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखेंगे। चौथा प्रश्न है कि शिक्षा की भूमिका के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। बताएं, शिक्षा की भूमिका के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। भावी जीवन के लिए तैयारी, या व्यावसायिक कुशलता एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, या सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण, या फिर ये सभी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, शिक्षा की भूमिका के संदर्भ में ये सारे कथन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका है कि मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तो देखिए, छात्रों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में मनोविज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा उचित पाठ्यक्रम के निर्माण में भी और मानसिक स्वास्थ्य के विकास में भी मनोविज्ञान की भूमिका होती है शिक्षा में। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, अगले चैप्टर से आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगला चैप्टर है चौथा नंबर चैप्टर। चौथे चैप्टर का नाम आपके क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियाँ, यानी मेथड्स ऑफ स्टडिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसको लेकर के कई सारी विधियाँ हैं, खास करके
उसमें शिक्षा मनोविज्ञान में खास करके जो है 2 प्रकार की विधियों का प्रयोग हम करते हैं, 2 भागों में बांट करके उसको समझते हैं। एक तो आत्मनिष्ठ विधियां होती हैं, इसको आप सब्जेक्टिव मेथड्स बोलते हैं। एक होती हैं ऑब्जेक्टिव मेथड्स वाली विधियां, यानी कि वस्तुनिष्ठ विधियां। तो जो आत्मनिष्ठ विधियां होती हैं उनमें आपका आत्मनिरीक्षण विधि, ठीक है, यानी कि इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, और एक होता है गाथा वर्णन विधि, यानी जिसको आप मतलब कि एनेक्डोटल मेथड बोलते हैं, यानी गाथा वर्णन विधि, ठीक है। और वस्तुनिष्ठ विधियों में खास करके जो ऑब्जेक्टिव मेथड्स है उसमें आपकी प्रयोगात्मक विधि यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड, बाह्य दर्शन या निरीक्षण विधि जिसको आप कहते हैं, इसके अलावा ऑब्जर्वेशनल मेथड जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, इसके अलावा व्यक्तिक इतिहास विधि, मनोविश्लेषण विधि, सांख्यिकीय विधि, प्रश्नावली विधि, मनोभौतिकी विधि, तुलनात्मक विधि, साक्षात्कार विधि, उपचारात्मक विधि, परीक्षण विधि, विकासात्मक विधि, विभेदात्मक विधि। तो ये सब विधियां जो होती हैं ये सब शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की खास करके वस्तुनिष्ठ विधियां हैं, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये विधियों की कुछ बातें थी जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया। अब आगे चल मतलब हम इन प्रश्नों को जानते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और विधियों के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेंगे जब हम चैप्टर वाइज वीडियो तीसरे चौथे चैप्टर में पहुंचेंगे तब, ठीक है। पहला प्रश्न आपका, आत्मनिरीक्षण विधि के संदर्भ में मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण नामक परिभाषा किसके द्वारा दी गई? फटाफट से आप बताएंगे। तो आत्मनिरीक्षण विधि के संदर्भ में मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण, ये परिभाषा खास करके किसने दी है? लॉक ने दी है, स्टाउट ने दी है, वुडवर्थ ने दी है, फिर टिचनर ने दी है। तो ये परिभाषा है लॉक महोदय की। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, किसी विधि के अंतर्गत शिक्षक या शिक्षार्थी अपनी मनोदशा का एक विधिवत अध्ययन स्वयं करता है, तो उस विधि को हम क्या कहते हैं? आत्मनिरीक्षण या प्रयोगात्मक, प्रश्नावली या साक्षात्कार? शिक्षक या शिक्षार्थी अपनी मनोदशा का एक विधिवत अध्ययन स्वयं करता है, तो आप सभी को पता रहो स्वयं मतलब आत्मनिरीक्षण करता है। आत्मनिरीक्षण अपने अंदर को, अपने स्वयं की चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास, अपनी मनोदशा का एक प्रकार से विधिवत तरीके से अध्ययन करने का प्रयास, उसको आत्मनिरीक्षण विधि कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसका कहना है कि अंतः प्रेक्षण ही अंतर्दर्शन है? अंतः प्रेक्षण ही अंतर्दर्शन है, मतलब अंतर्दर्शन है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था एंजिल महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न है भाई कि किस विधि के अंतर्गत शिक्षक या प्रयोगकर्ता छात्रों के व्यवहार का अध्ययन एक नियंत्रित परिस्थिति में करते हैं? किस विधि के अंतर्गत शिक्षक या जो प्रयोगकर्ता छात्र होते हैं उन सभी छात्रों के व्यवहारों का अध्ययन, शिक्षक या प्रयोगकर्ता जो छात्र होते हैं उनके व्यवहारों का अध्ययन एक नियंत्रित परिस्थिति कंट्रोल सिचुएशन में अध्ययन किया था? साक्षात्कार, आत्मनिरीक्षण, प्रश्नावली या प्रयोगात्मक? तो जहाँ पर एक प्रकार से अध्ययन खास करके व्यवहारों का अध्ययन एक नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है खास करके छात्रों के व्यवहारों का, तो वो कौन सी विधि होती है? तो उस विधि का नाम है प्रयोगात्मक विधि, प्रैक्टिकल विधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, पांचवा नंबर प्रश्न है, जब निरीक्षणकर्ता और घटना दोनों पर नियंत्रण करके अध्ययन किया जाए, यानी जो निरीक्षण करता है उस पर भी अध्ययन किया जाए और घटना स्थल घटना जो हुई है उस घटना पर भी अध्ययन किया जाए और नियंत्रण करके अध्ययन किया जाए, तो ये किस प्रकार का निरीक्षण कहलाता है? औपचारिक निरीक्षण या अनौपचारिक निरीक्षण या साक्षात्कार या प्रश्नावली? तो बताएं। इसको हम कहते हैं खास करके औपचारिक निरीक्षण, ठीक है। क्या कहते हैं? औपचारिक निरीक्षण, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है, छठा नंबर देखेंगे, किस विधि के अंतर्गत बालकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक केस विवरण प्रस्तुत किया जाता है, खास करके केस स्टडी जिसको आप कहते हैं? तो किस विधि के अंतर्गत बालकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक केस विवरण तैयार किया था? केस स्टडी कि पर्टिकुलर, ठीक है। तो व्यक्तिक इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, प्रयोगात्मक विधि या फिर प्रश्नावली विधि? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी कह रहे हैं, व्यक्तिक इतिहास विधि। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर, यानी कि आप देखिए केस स्टडी, आप देखते केस स्टडी किसी व्यक्ति के बारे में विधिवत तरीके से स्टडी करके उसके बारे में चीजें बताना, तो केस स्टडी उसी को होता है, किसी व्यक्ति पर पर्टिकुलर अध्ययन करना खूब विधिवत तरीके से। तो वो खास करके बालकों की समस्याओं का अध्ययन के लिए केस विवरण तैयार करना वो व्यक्तिक इतिहास विधि खास करके कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सातवां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस विधि के अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता
दोनों ही आमने सामने बैठते हैं तथा साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से अध्ययन समस्या के संबंध में सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तो आमने सामने साक्षात्कारता यहाँ पर स्वयं लिखा, तो कौन सी विधि होगी? व्यक्तिगत इतिहास विधि तो हो ही नहीं सकती, तो प्रश्नावली विधि भी नहीं है, प्रयोगात्मक विधि नहीं है, तो ये बच्ची क्या? साक्षात्कार विधि। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है साक्षात्कार, इंटरव्यू जो इसको आप बोलते हैं। तो क्या होता है इसमें? साक्षात्कारकर्ता जो होता है और सूचनादाता जो होता है आमने सामने बैठते हैं, एक पैनल होता है और उस पर फिर प्रश्नोत्तर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 8वां नंबर देखेंगे। प्रश्न है कि खुला प्रारूप और बंद प्रारूप किस विधि के दो प्रकार हैं? किस विधि के दो प्रकार हैं, खास करके खुला प्रारूप और बंद प्रारूप? प्रश्नावली में ऐसा होता है, निरीक्षण में, प्रयोगात्मक में, या फिर साक्षात्कार में? तो इस किस में होता है? प्रश्नावली विधि में खुला प्रारूप और बंद प्रारूप एक प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो ये अध्ययन विधियों से रिलेटेड कुछ प्रश्न थे जिसके बारे में हमने चर्चा करी। आगे बढ़ते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर आपका है, देखेंगे अगला चैप्टर कौन सा चैप्टर आपका आएगा भाई? सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, बड़ी मेहनत लगती है आप लोगों के लगातार कमेंट आने से मैंने सोचा इकोनॉमिक्स का भी जल्दी दे दूंगा। ठीक है, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और जो लोग ये सब्जेक्टिव के लिए कमेंट कर रहे थे उनको मैं बता दूं कि सब्जेक्टिव के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं, जल्दी सब्जेक्टिव मॉडल पेपर आपका आ जाएगा, तो उसको लेकर के टेंशन बिल्कुल भी ना लें। और बाकी जो आपके चैप्टर वाइज वीडियो होंगी, हमारी परीक्षा जैसे ही खत्म हो जाती है हम तुरंत एक प्रकार से बोर्ड पर आपकी पढ़ाई प्रारंभ करवा देंगे। अभी मैं बहुत एक प्रकार से बिजी चल रहा हूँ इस समय, चूँकि हमारी परीक्षाएँ भी लगी हुई हैं। अगर हम थोड़ा सा अपना खुद नहीं पढ़ेंगे अपना सिलेबस तो फेल भी हो सकते हैं। तो इसलिए क्या होना भाई, हमको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा, बस 3-4 दिनों की और बात है, 22 तारीख के बाद में मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद में फिर नंबर 1 तरीके से आपकी तैयारी प्रारंभ होनी है। ठीक है, क्योंकि 22 तारीख को हमारा पेपर लास्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद में फिर हम लोग बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे। वैसे अभी भी मैं आप लोगों के लिए समय निकाल रहा हूं और मैं दिन रात आपके लिए ही परेशान रहता हूं। ठीक है, अपने परीक्षा से ज़्यादा आपकी परीक्षा का टेंशन मुझे रहता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला जो चैप्टर आपका है 5वां चैप्टर, उसका नाम है वृद्धि और विकास। वृद्धि को ग्रोथ बोलते हैं अंग्रेजी में, विकास को डेवलपमेंट बोलते हैं। तो वृद्धि और विकास की जो अवस्थाएं हैं और जो उसका खास करके उसका मतलब है, परिभाषा, उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, चीज़ों को जानने का प्रयास, प्रश्न कैसे यहाँ से पूछेगा उनको जानने का प्रयास करते हैं भाई, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न आपका पहला प्रश्न है कि वृद्धि व विकास के प्रमाण हैं। वृद्धि व विकास के प्रमाण हैं आकार, प्रकार, संख्या या स्थिति और सापेक्षिक आकार, या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जब भी हैं लिखा हुआ मिले और ऑप्शन में आपको ये सभी मिला हुआ, मतलब कि ये सभी मिले डी में, और उसके मतलब कि प्रमाण पूछे जाएं, विशेषताएं पूछा जाए, कार्य पूछा जाए, ठीक है, लाभ पूछा जाए, हानि पूछा जाए, समस्याएं पूछी जाएं, समाधान पूछा जाए, जब ऐसी सिचुएशन आती हैं तो आपका 99 पॉइंट जो करेक्ट आंसर होता है, 90% लगभग, या 99.99% आपका वो ऑप्शन नंबर डी ही सही होता है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होता है? ऊपर एक तो सभी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो तुक्का वाले यानी जो याद नहीं करना चाहते तो ऐसे इन प्रश्नों को आप याद करके कुछ सही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि ये ट्रिक भाई अपनाना एक प्रकार से पढ़ाई वाले के लिए ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक आध प्रश्न आपका ऐसा नहीं देगा, तो एक आध प्रश्न की मैं बात नहीं करता, लेकिन आपका 90% से ऊपर डी ही करेक्ट आंसर होता है, जब यहाँ पर हैं भी लिखा हो और आपके ऐसे प्रश्न पूछे हैं जो मैंने सिचुएशंस बताई हैं। ठीक है, तो ये तुक्के लगाने के नियम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है वृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई व भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से होता है। यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये एक प्रकार से ये किसने कहा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, ये करेक्ट आंसर किसने कहा? तो ये कथन किसका है भाई? रायबर्न का है, या मर्सेल का है, या फिर फ्रैंक का है, या फिर एंडरसन का है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? तो फ्रैंक महोदय ने कहा था कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं, ये फ्रैंक महोदय ने कहा है। ठीक है, तो और इसके अलावा फ्रैंक महोदय ने ही आगे बताया, उन्होंने ही बताया, खास करके फ्रैंक महोदय ने ही क्या बताया है? फ्रैंक महोदय ने ही आगे भी बताया, क्या बताया भाई? फ्रैंक महोदय ने ही भी यही ये परिभाषा भी उन्होंने ही दी है। उन्होंने कहा कि लंबाई व भार में वृद्धि को हम क्या बोलते हैं? वो वृद्धि बोलते हैं, और जब विकास होता है तो उसका तात्पर्य होता है प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन। ठीक है, तो एक प्रकार से फ्रैंक महोदय ने कथन कहा था। क्लियर, समझ में आ गई आपकी बातें? आगे बढ़ा जाए, चले।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विकास का अर्थ परिपक्वात्मक परिवर्तन तथा अथवा परिवर्तनों से होता है जो जीवधारी के लिए या जीवधारी के जीवन में समय के साथ घटित होते हैं। यह कथन किसका है? मतलब एक समय के साथ घटित होते हैं क्या जीवधारी के जीवन में परिवर्तन, तो उन्हीं परिवर्तनों को हम क्या बोलते हैं? विकास कहते हैं, जो कि समय के साथ किसी व्यक्ति में, किसी जीवधारी में परिवर्तित होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको डेवलपमेंट बोलते हैं, उसको विकास बोलते हैं। ऐसा किसने कहा था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो यह परिभाषा किसने दी है भाई? ये परिभाषा दी है ला बारबा महोदय ने। किसने दी है? ला बारबा महोदय ने दी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी है। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न आपका है। देखिए, बुद्धि जो होती है, वृद्धि जो होती है, वृद्धि परिमाणात्मक रूप से मापी जा सकती है। परिमाण एक प्रकार से बुद्धि का हम माप सकते हैं, और खास करके वृद्धि जो होती है मात्रात्मक परिवर्तन है, एक प्रकार से ये मात्रा में परिवर्तन होता है। वृद्धि मतलब जैसे आपका हाथ बढ़ गया, आपका पैर बढ़ गया। ठीक है, आप बचपन में छोटे थे तो आप 4 फुट के थे, मान लेते हैं कि 3 फुट के थे, और अब आप 4 फुट के हो गए, फिर 5 फुट के हुए, तो ये आपकी वृद्धि हो रही है। ठीक है, लेकिन विकास जो होता है वो आपके शरीर में विकास जो हुआ वो भी विकास कहलाएगा, आपके दिमाग में विकास हुआ वो भी, आपका सामाजिक विकास हुआ, आपकी भाषा का विकास हुआ, आपके इमोशंस का विकास हुआ। तो विकास संपूर्ण होता है, पूरे शरीर में होता है, ज्ञान का विकास और सभी का विकास, सामाजिक जो है खासकर सोशल और प्रकार से इमोशनल, सारे विकास को हम मतलब सारी चीज़ों को, सारी वृद्धि को हम विकास एक छत्र बोलते हैं। जबकि जो विकास की एक इकाई होती है उसको हम वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, तो इकाई मतलब खास करके ये हम देख सकते हैं कि भाई इसको माप सकते हैं इंची टेप से, और खास करके इसको हम कई चीज़ों में माप सकते हैं। वजन जो होता है, वृद्धि जो शरीर की होती है वो भी माप सकते हैं। तो वृद्धि व्यवहार को प्रभावित करती है और प्रभावित होती भी है व्यवहार से वृद्धि। तो कहीं ना कहीं पे वृद्धि और विकास में अंतर को भी मैंने इसी में बता दिया आपको। सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी निश्चित तौर पर। हम वृद्धि और विकास को जब पढ़ेंगे तो शैशवावस्था में कैसे उसका विकास होता है, फिर जो है बाल्यावस्था में कैसे विकास होता है, सारी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। वैसे देखिए, जो वृद्धि होती है, वृद्धि का बाह्य स्वरूप होता है, जबकि विकास का आंतरिक स्वरूप होता है। ठीक है, दूसरा अंतर ये होता है दोनों में कि वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती है कि वृद्धि कब होगी या फिर किस दिशा में होगी, और विकास की दिशा निश्चित होती है। तीसरा अंतर ये है कि वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, विकास का कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। ठीक है, चौथा अंतर ये है कि वृद्धि कुछ समय के पश्चात रुक जाती है। ठीक है, जैसे आप बड़े हो गए तो वृद्धि फिर खत्म हो जाती है, लेकिन विकास निरंतर चलता रहता है, जीवन प्रयत्न विकास होता रहता है मनुष्य का। ठीक है, इसके अलावा वृद्धि का संकुचित अर्थ में उपयोग होता है, विकास का व्यापक अर्थ में उपयोग होता है। वृद्धि का सीधे मापन आप कर सकते हैं, इंची टेप, पाउंड, भार, तमाम प्रकार से आप कर सकते हैं, जबकि विकास का सीधा मापन आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के विकास और वृद्धि में अंतर है, हम चीज़ों को समझेंगे और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। अब वृद्धि का स्वरूप है, फटाफट से आप बताने का प्रयास। वृद्धि का स्वरूप होता है, वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, आंतरिक होता है, बाह्य होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है भाई? वृद्धि का स्वरूप आपका बाह्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट, मतलब डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आंतरिक होता है किसका स्वरूप? विकास का स्वरूप आंतरिक होता है और वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। अगला क्वेश्चन आपका 5वां नंबर, विकास के पक्ष हैं नैतिक, मानसिक, संवेगात्मक या फिर ये सभी। तो भाई विकास नैतिक भी होता है, मोरल डेवलपमेंट, मानसिक यानी मेंटल डेवलपमेंट, संवेगात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट। तो विकास के यानी डेवलपमेंट के सारे पक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। और ये सभी देखिए यहाँ पर भी हैं लिखा हुआ है और पक्ष पूछा गया है। देखिए ये सभी ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया, करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 6ठा नंबर प्रश्न है, वृद्धि और विकास के कितने सिद्धांत हैं? वृद्धि और विकास के कितने सिद्धांत हैं भाई? प्रश्न आपका बड़ा अच्छा पूछा गया है कि वृद्धि और विकास के कितने सिद्धांत हैं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। सभी दोस्तों से ये निवेदन रहेगा हमारा, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। फटाफट से आगे बढ़ने का प्रयास बताएं। वृद्धि और विकास का कितना एक प्रकार से क्या है भाई सिद्धांत? 6, 7, 9 या फिर 5? बताएं सभी लोग, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे कितने सिद्धांत हैं। तो वृद्धि और विकास के सिद्धांतों की अगर बात की जाए तो कितने सिद्धांत हैं भाई? तो इसके सिद्धांतों की संख्या लगभग आपकी 7 है। कितने सिद्धांत हैं भाई? 7 सिद्धांत हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिनमें आपका पहला सिद्धांत कौन सा है? पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मतलब कि कॉन्टिन्यूटी। और दूसरा सिद्धांत है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलिटी, ठीक है। तीसरा सिद्धांत है परमार्जिता का सिद्धांत,
ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मोडिफाइबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा चौथा सिद्धांत है निश्चित व पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेफिनिट एंड खास करके प्रेडिकेटेबल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे पैटर्न जो होता है निश्चित और पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत, तो ये 4 सिद्धांत हो गए शुरुआती। बाकी 3 सिद्धांत और भी हैं इसके, जैसे 5वां सिद्धांत इसको आप लिख सकते हो समान प्रतिमान का सिद्धांत, 6वां सिद्धांत है समन्वय का सिद्धांत, और 7वां सिद्धांत है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतर्क्रिया का सिद्धांत। तो कुल मिलाकर के ये सिद्धांत होते हैं खास करके किसके, वृद्धि के। और अगला प्रश्न आपका आ चुका है 7वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो विकास की कितनी अवस्थाएं होती भाई, ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 7, सी है आपका 9 और डी ऑप्शन है 12। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 7वें करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, विकास की 9 अवस्थाएं होती। कितनी अवस्थाएं होती भाई, विकास की 9 अवस्थाएं होती हैं। ये बात आप ध्यान रखिए, कौन कौन सी 9 अवस्थाएं होती हैं विकास की, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। विकास की 9 अवस्थाएं होती हैं, सभी लोग बताने का प्रयास करें कौन कौन सी 9 अवस्थाएं होती भाई। पहली अवस्था विकास की कौन सी होती है, पहली अवस्था लिखेंगे गर्भकालीन अवस्था, ठीक है। विकास की पहली अवस्था कौन सी, गर्भकालीन अवस्था। अच्छा, गर्भकालीन अवस्था में भी एक प्रकार से 3 अवस्थाएं होती गर्भकालीन अवस्था की। कौन सी, गर्भकालीन अवस्था में आपकी होती है एक तो बीजावस्था, एक होती भ्रूणावस्था और एक होती गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो 3 अवस्थाएं ये होती हैं गर्भकालीन अवस्था में, ठीक। तो ये पहली अवस्था गर्भकालीन अवस्था। देखिए पहली अवस्था गर्भकालीन अवस्था, गर्भकालीन अवस्था के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। और जो दूसरी अवस्था होती खास करके 9 अवस्थाओं में से, वो होती कौन सी अवस्था, शैशवावस्था। शैशवावस्था है जिसको आप इन्फेंसी कहते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें, इन्फेंसी की अगर बात की जाए तो जिसको आप शैशवावस्था कहते हैं, जन्म अवस्था खास करके जन्म से 14 दिन तक ही रहती है। उसके बाद में आप देखते हैं तो ये खास करके इस अवस्था में शिशु को नवजात शिशु भी कहा जाता है शैशवावस्था में। और शिशु को पूरी तरह के नए परिवेश में समायोजित करना पड़ता है। इस खास करके इसमें चूँकि माता के गर्भ में रहता है तो उसको एक नया परिवेश, समाज में जब जन्म लेता है तो उसको नई नई चीज़ें आती हैं। तो खास करके इसमें आप देखते हैं ये एक प्रकार से ये जो अवस्था होती है इसको शैशवावस्था कहते हैं। तीसरी अवस्था जो होती है वो अवस्था होती बचपन अवस्था। बचपन अवस्था जिसको आप बेबीहुड बोलते हैं। बचपन अवस्था जो होती है 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसको बचपन की अवस्था कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बचपन की अवस्था ये होती है। बचपन की अवस्था के बाद में आता है आपका चौथा अवस्था। चौथा अवस्था की बात की विकास की तो कौन सी अवस्था होती है, तो होती बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो होती खासकर जिसको आप चाइल्डहुड कहते हैं। तो बाल्यावस्था खास करके ये तीसरे साल से प्रारंभ हो जाती है और 13 से 14 साल तक जो अवस्था होती है मनुष्य की वो बाल्यावस्था की अवस्था होती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, बाल्यावस्था में एक अवस्था होती खास करके आपकी पूर्व बाल्यावस्था और एक होती है आपकी कौन सी भाई, एक होती है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है खास करके ये 3 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है, 3 साल से लेकर के 6 साल के बच्चे के बीच की अवस्था, इसको पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। और दूसरी जो अवस्था होती है उत्तर बाल्यावस्था यानी बाद वाली 6 से लेकर के मतलब कि 13 साल, खास करके आप देखते हैं 6 साल से लेकर के 13 से 14 साल के बीच की जो अवस्था होती है उसको हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। इसके बाद में जो 5वीं अवस्था आती है उस अवस्था का नाम है वयासंधि या पूर्व किशोरावस्था, जिसको आप प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है। ये खास करके जब आप देखते हैं जब बच्चा एक प्रकार से 12 या फिर 13 साल के बाद के से लेकर के 15 साल की अवस्थाओं तक का जो अवस्था होती है, ठीक है, वो अवस्था होती है। तो इसके बाद में जो छठी अवस्था होती है वो होती है किशोरावस्था, एडोलसेंस जिसको आप कहते हैं। किशोरावस्था जो होती है 15 साल से लेकर के 14 साल से लेकर के लगभग 21 साल तक की जो अवस्था होती है किशोरावस्था के नाम से जानते हैं उसको, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में क्या होता है कि अच्छा, इसको उपद्रव और बवंडर एक प्रकार से इसमें भी मनोविज्ञान मतलब कि बच्चे के अंदर उठते रहते हैं। इसको एक प्रकार से क्या बोलते हैं, इसको स्वर्ण आयु भी बोला जाता है। गोल्डन एज जो होता है किशोरावस्था की को ही बोला जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। और जो 7वीं अवस्था होती है विकास की वो कौन सी होती है, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था को क्या बोलते हैं, एडल्टहुड बोलते हैं। तो ये अवस्था खास करके 21 साल से लेकर के 40 साल तक की जो अवस्था होती है वो प्रौढ़ावस्था कहलाती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में आती है 8वीं अवस्था। 8वीं अवस्था को हम बोलते हैं मध्यावस्था, मिडिल एज। ये 40 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष का जो समय होता है वो मध्यावस्था के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
इसके बाद में आता है लास्ट अवस्था आपकी 9वीं अवस्था। उस अवस्था को हम वृद्धावस्था कहते हैं, यानी ओल्ड एज इसको आप कहते हैं। ओल्ड एज जो होता है ये 60 साल से प्रारंभ होता है और जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता है तब तक जो है ये अवस्था चलती रहती है। ठीक है, तो ये अवस्था के बारे में मैंने आपको बता दिया। लगभग 9 अवस्थाएं होती मुख्य रूप से। तो जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कितनी अवस्था होती हैं विकास की, तो आप बताएंगे कितनी अवस्था होती है भैया विकास की, तो आप बताएंगे विकास की 9 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, ये 9 अवस्थाएं मैंने आपको बता दी। 8वां क्वेश्चन आपका आ चुका है भाई, सभी लोग देखेंगे। 8वां प्रश्न, गर्भकालीन अवस्था की उप अवस्था कौन सी है? तो गर्भकालीन अवस्था मैंने बताया था कि पहली बीजावस्था, फिर भ्रूणावस्था, फिर गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ये 3 अवस्थाएं गर्भकालीन अवस्था के भाग होते हैं। यानी गर्भकालीन अवस्था में ही बीजावस्था सबसे पहली अवस्था है, फिर उसके बाद में भ्रूण बनता है। पहले बीजावस्था की मतलब कि एक प्रकार से जो पुरुष का शुक्राणु होता है, महिला का जो अंडाणु होता है, एक प्रकार से वो समागम होता है। तो इसके बाद में आप देखते हैं तो बीजावस्था हो गई। इसके बाद में भ्रूणावस्था प्रारंभ हो जाती है। भ्रूणावस्था जब बच्चा एक प्रकार से क्या होता है, बीज जो होता है, बीज जो होता है तो वो क्या बनता है, वो एक प्रकार से भ्रूण बनता है, यानी कि बच्चे का आकार लेना प्रारंभ हो जाता है, तो भ्रूणावस्था कहलाती है उस समय की। उसके बाद में आता है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, तो वो होती है। तो ये सब गर्भकालीन अवस्थाएं, जबकि माता के पेट के दौरान जो है माता के पेट में जब बच्चा रहता है गर्भ में ही, उसी समय की अवस्था है खास करके गर्भस्थकालीन अवस्था। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा ये सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपका आ चुका है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सभी लोग फटाफट से एक बार देखने का प्रयास करेंगे। अगला जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर का क्या नाम है भाई, सभी लोग देखेंगे। अगला चैप्टर आपका है छठा चैप्टर। छठा चैप्टर का क्या नाम है आपके भाई, छठवें चैप्टर का नाम है विकास के रूप। खास करके विकास के कई रूप हैं, जैसे शारीरिक विकास हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट, या इसके बाद में तो विकास के रूप में आपको चैप्टर नंबर 6 में शारीरिक विकास के बारे में समझना है। उसके बाद में फिर आप समझेंगे किसके बारे में, फिर आपको समझना है संवेगात्मक विकास के बारे में। तो पहले हम शारीरिक विकास के बारे में देखते हैं, यानी फिजिकल डेवलपमेंट आपके पेपर का नाम है। ठीक है, पहला चैप्टर मतलब कि पहला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। सभी लोग पहला प्रश्न आपका है, शारीरिक विकास चक्र की अवस्थाएं होती हैं, कितनी अवस्थाएं होती, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका बड़ा ही अच्छा है, शारीरिक विकास चक्र की अवस्थाएं होती हैं। तो शारीरिक विकास चक्र की अवस्थाएं कितनी होती भाई, कितनी अवस्था होती है, तो ये होती 4 अवस्थाएं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो। कितनी अवस्था होती बाबू, 4 अवस्थाएं होती हैं, ये बात आप ध्यान दें। कितनी अवस्था, 4 अवस्थाएं होती। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। क्या पूछा गया, शारीरिक विकास चक्र की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो शारीरिक विकास चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं। जो पहली अवस्था होती है वो जन्म के उपरांत 2 साल तक शारीरिक विकास की गति जो होती है वो तेज रहती है, तो ये पहला एक प्रकार से अवस्था हो गई। दूसरी जो शारीरिक विकास चक्र की जो दूसरी अवस्था होती है वो होती है 3 साल से लेकर के 11 साल के बीच की अवधि। इसमें क्या होता है, शारीरिक विकास जो होता है वो गति खास करके थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन जन्म से 2 साल तक की जो शारीरिक गति होती है तीव्र गति से बढ़ती है। फिर 2 साल से 11 साल में बच्चा थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे बढ़ता शारीरिक विकास होता है। तीसरी जो अवस्था होती है वो खास करके 11 साल से लेकर के 15 साल की जो अवस्था होती है, इसमें शारीरिक विकास फिर तेज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से शारीरिक विकास बढ़ता है। जो चौथी अवस्था होती है शारीरिक विकास की वो होती है खास करके 16 से लेकर के 18 साल की उम्र। तो इसमें क्या होता है, शारीरिक विकास की गति धीमी हो जाती है। तो ये 4 अवस्थाओं में क्या होता है, शरीर का विकास होता है, और इसके बाद में आप देखते हैं बहुत कम ही विकास हो पाता शरीर का, इसी में जो होना होता है वो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, दूसरा नंबर प्रश्न आप देखेंगे। शारीरिक विकास की विशेषता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। शारीरिक विकास की विशेषता, शारीरिक विकास की कई सारी विशेषता, जैसे कि दृश्यगत होता शारीरिक विकास आपको दिखाई पड़ता है। दूसरी बात गर्भाधान से शुरू होता है। गर्भाधान मतलब कि जैसे स्त्री पुरुष के समागम के बाद से ही विकास शुरू हो जाता है। माता के गर्भ में भी विकास बच्चे का होता है, उसके बाहर आता है, उसके बाद में भी विकास होता है, तो ये भी एक प्रकार से विशेषता है। इसके अलावा असमान गति से विकास असमान गति से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, विकास की सारी विशेषताएं होती हैं। तो इसके अलावा और भी विशेषताएं होती हैं। शरीर के समस्त अंग एक ही अवस्था में परिपक्व नहीं होते हैं, और तो हो सकता है कि आपका परिपक्वता की अवस्था अंग अलग अलग विकास होता है, और साथ में ही सारी चीज़ें थोड़ी ना हो सकती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, और लगभग 20 साल की आयु में शारीरिक विकास जो होता है अपनी चरम पर पहुंच जाता है, उसके बाद विकास ज़्यादा शरीर का होता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, तीसरा नंबर प्रश्न आप देखेंगे। बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, फटाफट से आप बताएंगे। बालकों के विकास में मतलब बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? स्वच्छता, निद्रा, पोषण या व्यायाम? सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है बालकों के शारीरिक विकास के लिए?
सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो क्या होता है, पोषण, न्यूट्रिशन की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। न्यूट्रिशन में क्या चीज़ें आती हैं, देखिए 6 चीज़ों का मैनेज करना। सबसे पहली बात भाई जो है ऊर्जा, कितना कार्बोहाइड्रेट्स देना है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, इसके अलावा विटामिन्स, ठीक है, इसके अलावा खनिज लवण, ठीक है, फिर एक प्रकार से जल, और एक प्रकार से तो प्रोटीन्स, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद में एक होता है वसा, ठीक है, फैट। तो ये 6 पोषक तत्व होते हैं। इन्हीं 6 पोषक तत्वों को मैनेज करके संतुलित आहार अगर बच्चे को मिलेगा तो बच्चे का शारीरिक विकास उचित तरीके से हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न। चौथा प्रश्न है आपका, पूर्व बाल्यावस्था होती है। पूर्व बाल्यावस्था कितने समय तक की अवस्था होती है भाई, तो मैंने आपको बताया था पूर्व बाल्यावस्था जो होती है ये 2 साल से लेकर के 5 साल की जो अवस्था होती है पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपका 5वां नंबर प्रश्न है, शैशवावस्था में रक्तचाप यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो होता है, बताएं तेज होता है, कम होता है, या फिर अत्यधिक बहुत ज़्यादा होता है, बताएं, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, तो शैशवावस्था में जो रक्तचाप होता है वो खासकर कैसा होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 6ठा नंबर, लंबाई की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए लंबाई की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रजनन ग्रंथि का मतलब लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, किसका प्रभाव पड़ता है ये पूछा जा रहा है। प्रजनन ग्रंथि का प्रभाव पड़ता है, या मतलब कि पिट्यूटरी ग्रंथि का प्रभाव पड़ता है, या थायराइड ग्रंथि का, या फिर कलोम ग्रंथि का। लंबाई की वृद्धि पर जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव किसका पड़ता है भाई, वो पड़ता है पिट्यूटरी ग्रंथि का पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा। एग्जाम की दृष्टि से सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए आपको बस 2 मॉडल पेपर ही दूंगा, 2 से 3 मॉडल पेपर, उसी में आपका काम हो जाना है और कुछ पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, बाकी लिखित भी हो रही, तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इस वीडियो के माध्यम से होगा। बहुत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने दिया है और देते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर जो आपका आ जाएगा 7वां नंबर चैप्टर। 7वें चैप्टर की अगर बात किए तो उसका क्या नाम है भाई, 7वें चैप्टर का आपके नाम है, क्या नाम है, मानसिक विकास, ठीक है। मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट जिसको आप कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मेंटल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। समझे, मानसिक विकास के अंतर्गत कौन सी शक्तियाँ आती हैं, देखिए अवबोध, चेतना, स्मरण, तो ये सभी आते हैं। निश्चित सी बात है, मानसिक विकास में, मेंटल डेवलपमेंट में अवबोध का यानी ज्ञान का विकास होगा, चेतना का, स्मरण का, इन सभी का विकास, ठीक है। तो ये सब मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। अच्छा, मानसिक विकास में आप देखते हैं कई विकास और भी शामिल होते हैं, संवेगात्मक विकास वगैरह हो गया, तो ये सब भाव का विकास, इमोशनल विकास, ये सब मानसिक विकास के अंतर्गत ही आते हैं। बात आप थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ा जाए, चले फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न आपका क्या है, मानसिक विकास के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियाँ आती हैं। तो मानसिक विकास के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियाँ आती हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे भाई। मानसिक विकास के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियाँ आती हैं, सॉरी संवेगात्मक विकास इसके अंतर्गत नहीं आता है, मानसिक विकास के अंतर्गत मेंटल डेवलपमेंट है ये। थोड़ा सा मानसिक विकास के बाद में जो अगला चैप्टर आपका है वो संवेगात्मक विकास का है, ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न इसमें क्या पूछा गया आपका कि मानसिक विकास के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियाँ आती हैं, ये सारी शक्तियाँ आती हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है किसने कहा है कि जैसे जैसे शिशु की मतलब शिशु प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी शक्तियों में भी परिवर्तन होता जाता है, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा कहने वाले जो विद्वान उनका नाम है सोरेनसन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोरेनसन महोदय ने कहा था, ठीक है। सोरेनसन महोदय ने कहा था कि भाई जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे क्या होता है कि शिशु का एक प्रकार से प्रतिदिन विकास, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष बढ़ता है वैसे वैसे उसकी शक्तियों का विकास भी बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे खास करके जन्म के पहले सप्ताह में नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, उस पर कुछ नहीं लिखा होता है, कुछ नहीं जानता बच्चा, ठीक है। और खास करके फिर भी क्या होता है, शिशु जन्म के समय से कुछ कार्य जानता है, जैसे कि हाथ पैर हिलाना जानता है बच्चा पैदा होने के बाद में, छींकना जानता है, आराम से मतलब आराम ना मिलने पर वो रोने लगता है, दूध पीना जानता है, हिचकी लेना जानता है, और तीव्र आवाज़ सुनकर के चौंक जाना बच्चों का ये भी जानता है। दूसरे सप्ताह में बच्चों के अंदर क्या होता है भाई, मेंटल डेवलपमेंट में दूसरे सप्ताह में क्या होता है, शिशु प्रकाश यानी कि खास करके प्रकाश या बड़े आकार की जो चमकीली वस्तुएं होती हैं उनको बहुत ध्यान से देखता है बच्चा दूसरे सप्ताह में। तीसरे सप्ताह में मतलब पहले सप्ताह में क्या होता है, मतलब कि पहले महीने जब बच्चा 1 महीने का हो जाता है तो उस महीने में क्या करता है बच्चा,
उस महीने में खास करके भूख लगने पर कई तरह से रोता है बच्चा, ठीक है। और हाथ में दी जाने वाली जो वस्तु है उसको पकड़ने की कोशिश करता है पहले महीने में, ठीक है। और जो उसके बाद में फिर जब दूसरा महीना बच्चे का लग जाता है, दूसरे महीने में क्या करता है वो, खास करके कोई आवाज़ अगर एक प्रकार से कोई अगर दोगे, उसको बुलाओगे बच्चे को या किसी नाम से बुलाओगे तो वो फिर तुम्हारी तरफ घूम करके देखेगा, यानी कि आवाज़ सुन करके वो अपना सिर जो है घुमाएगा, ठीक है। इसके अलावा वो तब एक प्रकार से वो आवाज़ भी करने को धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो उसको थोड़ा थोड़ा एक प्रकार थोड़ा थोड़ा दूसरी तरीके से बोलना प्रारंभ कर देगा। चौथे महीने के अंतर्गत जब बच्चा पहुंचता है, 4 महीने का हो जाता है, तो खास करके व्यंजनों की ध्वनियाँ जो होती हैं वो एक प्रकार से करने प्रारंभ कर देता है। जैसे जो वस्तु दी जाती है उसे दोनों हाथों से पकड़ना सीख जाता है बच्चा, जो भी चीज़ आप उसको देंगे दोनों हाथों से पकड़ना सीख जाएगा। छठे महीने में क्या होता है बच्चे का, छठे महीने में जो होता है बच्चा जो भी आवाज़ सुनता है उसका अनुकरण करता है, अपना नाम समझने लगता है कि भाई हमारा फलाना, मतलब कि हमारा नाम है, जैसे बच्चे का नाम मोहन है, राकेश है, सोनम है, कुछ भी नाम बच्चे का है तो वो अपना नाम समझने के लिए तत्पर हो जाता है, जान जाता है। क्रोध और प्रेम में अंतर भी जानने लगता है बच्चा 6 महीने का जब हो जाता है, ठीक है। जब आप उसको बहुत घूर के देखते तो रोने लगता है, डर जाता है, और जब हंसते हैं तो वो भी हंसने लगता है, ठीक है। जब बच्चा एक प्रकार से 8 महीने का हो जाता है बच्चा, तो क्या होता है वो अपनी पसंद का खिलौना ढूंढने लगता है, ठीक है, जो उसको पसंद आता है, और दूसरे बच्चों के साथ खेलने में उसको बड़ा अच्छा लगता है 8वें महीने के बच्चे को। और जब बच्चा 10 महीने का लगभग हो जाता है, ठीक है, जब 10 महीने का बच्चा हो जाता है तो क्या होता है भाई, वो तमाम प्रकार की आवाज़ों को और दूसरे बच्चों की क्रियाओं का अनुकरण करता है, और मतलब कि अपनाता है चीज़ों को। जैसे कि कोई किसी ने बोला, तुमने बोला राम, तो भी बोलने का प्रयास करेगा राम, ठीक है। तो एक प्रकार से, या फिर जो आप करोगे वो भी वो करने का प्रयास करेगा, तो एक प्रकार। और इसके अलावा अपना खिलौना किसी दूसरे से छीन लेगा, उससे झगड़ा करेगा, दूसरे बच्चे को आप खिलौना देखो तो रोने लगेगा वो, इस प्रकार से चीज़ें होता है। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो क्या होता है, 2-4 शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो क्या करता है, 2 शब्दों के वाक्य जो होता है वो बोलना प्रारंभ कर देता है, जैसे कि राम बोलना प्रारंभ कर देता 2 साल का बच्चा लगभग, ठीक है, श्याम बोलना प्रारंभ, इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद में क्या हो जाता है, अच्छा जब 2 साल समाप्त हो जाता है बच्चे का तो लगभग 100 से 200 शब्दों का ज्ञान हो जाता है, 100-150 शब्द, 200 शब्द उसको याद हो जाते हैं बच्चे को, ठीक है। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है खास करके, तो आप देखेंगे कि जब उससे आप नाम पूछोगे कि भाई बेटा तुम्हारा क्या नाम है, बाबू क्या नाम है, तो बता देगा एक प्रकार से, ठीक है। और खास करके वो क्या करेगा, अपने नाम की ओर आगे बढ़ेगा, बताएगा। इस प्रकार से जब बच्चा और आगे बढ़ता है, 4 साल का हो जाता है, तो उसको एक प्रकार से वो जो रेखाएं होती छोटी बड़ी उनमें अंतर समझने लगता है, अक्षर लिखना शुरू कर देता है, गिनती गिन लेता है, ठीक है। ये चीज़ों को 4 साल का बच्चा करना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद में जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो खास करके और चीज़ों को जानने का प्रयास, जो हल्की वस्तुएं होती हैं, भारी वस्तुएं होती हैं, उनको ज्ञान, मतलब उनको जान जाता है कि कौन सी वस्तु गरु है, मतलब कौन सी वस्तु वजन है, कौन सी वस्तु कम वजन है, रंगों को पहचानने लगता है, अपना नाम लिखना प्रारंभ कर देता है। तो एक प्रकार से उसी समय 5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसको स्कूल में एडमिशन भी मिल जाता है, तो 3 साल के बच्चे को एडमिशन करवा दिया जाता है। तो एक प्रकार से ये खास करके जो सोरेनसन महोदय हैं, ये इन्होंने कहा था कि जैसे जैसे प्रतिमाह प्रतिवर्ष बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे उसकी शक्तियों का विकास होता है। इस चीज़ को खास करके जॉन लॉक महोदय ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका है, प्रश्न क्या है फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है भाई कि किसने कहा कि मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। बढ़िया प्रश्न है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किसने कहा कि मानसिक विकास 15 से 20 साल की अवस्था में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, तो इसको कहा था वुडवर्थ महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया चौथा नंबर कि मानसिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पर हैं लिखा है, डी लगा दीजिएगा। यानी ये सभी कारक प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम मानसिक विकास को प्रभावित करता है, आप किस वंश में पैदा हुए हैं वो प्रभावित करता है, माता पिता की शिक्षा कैसी है ये प्रभावित करता है कि आप कितने एक प्रकार से मेंटल डेवलपमेंट आपका कैसा होगा, समाज किस समाज में आप रह रहे हैं वो भी आपको प्रभावित करता है आपके मानसिक विकास में। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका आ चुका, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में आपको पढ़ना है संवेगात्मक विकास के बारे में, यानी आप इमोशनल डेवलपमेंट जिसको आप कहते हैं, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट की बात की जाए, ठीक है, तो अब पहला प्रश्न आपके है कि संवेग की दशाएं हैं, फटाफट से आप बताएंगे। 2 दशाएं हैं, 3 दशाएं हैं, 4 दशाएं संवेग की, या फिर 5 दशाएं हैं। संवेग की कितनी दशाएं भाई, तो संवेग की मुख्य रूप से 2 दशाएं हैं। पहली दशा होती है भाई कौन सी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पहली है आपकी बाह्य शारीरिक दशाएं, ठीक है। दूसरी कौन सी हैं, आंतरिक शारीरिक दशाएं। तो खास करके
संवेग की दो दशाएं होती हैं। समझ में आ रही चीज़ें ना? बिल्कुल, दो दशाएं होती हैं। तो खास करके संवेग की अवस्था में जो शारीरिक तरीके से जो परिवर्तन आता है वो खास करके जैसे चेहरे का हाव भाव परिवर्तन हो जाना, तो ये आंतरिक दशा है, मतलब सॉरी ये बाह्य दशा है। ठीक है, पहला चेहरे का हाव भाव उड़ जाना और खास करके स्वर में परिवर्तन हो जाना। जैसे आप बोल रहे हैं किसी तरीके से और अचानक से कोई चीज़ होती तो आपकी आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। ये बाह्य एक प्रकार से खास करके बाहरी शारीरिक दशाएं हैं। इसके अलावा हाथ पैर की क्रियाशीलता बढ़ना, आंखें लाल हो जाना, शरीर का कांपना, ठीक है, आँखों से आंसू निकलना, तो ये सब क्या है? बाह्य शारीरिक दशाएं हैं संवेग की। इसके अलावा दूसरी जो दशाएं होती हैं, खास करके दूसरी संवेग की जो दशा होती है इमोशंस की, वो आंतरिक दशाएं होती हैं। आंतरिक दशाएं जो होती हैं खास करके इसमें जैसे नाड़ी व श्वास की गति जो होती है उसमें परिवर्तन हो जाना। कहीं कहीं आप देखते हैं कि कोई चीज़ आप देख लेते तो बहुत ज़्यादा मतलब कि डर जाते हैं, आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ने घटने लगता है, तो यही सब चीज़ें जो होती हैं आंतरिक क्रियाएँ होती हैं। तो ये संवेगों की एक प्रकार से क्रियाएँ हैं। आगे बढ़ते दूसरा प्रश्न आपका है संवेग के आयाम हैं। संवेग के आयाम कौन कौन से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संवेग के आयाम फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? संवेग के आयाम हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हैं लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में ये सभी दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो देखिए संवेग के आयाम कौन कौन से हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संवेग के आयाम हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। सबल, दुर्बल, प्रचुर, क्षीण, संगत और असंगत। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका क्या है भाई? तीसरा प्रश्न आप देखिएगा सभी लोग। प्रश्न है कि जन्म के समय शिशु खामोशी की अवस्था में होता है, इसलिए इस अवस्था में संवेगों का कोई स्वरूप प्रकट नहीं करता है। यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो यह कथन किसने कहा था भाई? यह कथन कहा था स्पिटिज महोदय ने। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। इन्होंने कहा कि जन्म के समय जो बच्चा होता है खामोशी की अवस्था में होता है और इसलिए इस अवस्था में संवेगों का कोई स्वरूप प्रकट नहीं हो करता वो, ठीक है, क्योंकि वो खामोशी की अवस्था में होता है। चौथा प्रश्न है बाल्यावस्था के प्रमुख संवेग कौन कौन से हैं? तो बाल्यावस्था के प्रमुख संवेग क्या है भाई? देखिए यहाँ पर है दिखा है, तो आप बताएंगे प्रमुख संवेग चिंता भी है, जिज्ञासा, ईर्ष्या, तो ये सब बच्चा एक प्रकार से करता है। तो ऑप्शन नंबर चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है 5वां नंबर, बालकों के संवेग प्रौढ़ों की तुलना में क्या होते हैं? अल्पकालिक होते हैं, दीर्घकालिक होते हैं, जटिल होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बालकों के संवेग जो होते हैं वो प्रौढ़ों की तुलना में क्या होते हैं? प्रौढ़ों की तुलना में अल्पकालिक होते हैं। जो प्रौढ़ लोग होते हैं वो संवेगों को बहुत देर तक ध्यान रखते हैं, और जो बच्चे होते हैं अभी हंस रहे हैं तुरंत रोने लगे, फिर रोने के बाद में अगर उनकी वस्तु मिल जाती है उनकी खेलने की तो फिर खुश हो जाते हैं। तो अल्पकालीन जो संवेग होते हैं बच्चों में होते हैं, कभी हंसना कभी रोना बच्चों में जल्दी हो जाता है, जबकि जो बड़े लोग होते हैं प्रौढ़ लोग होते हैं वो कभी कभी रोते हैं कभी कभी हंसते हैं, मतलब इस प्रकार से होता है। अगर वो उन्होंने दिन में अगर उनको कुछ लग गया, शौक लग गया, तो बहुत देर तक एक प्रकार से उनको उसी दशा में आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 6ठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि संवेगों का घनिष्ठ संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है? बताएं। तो संवेगों का घनिष्ठ संबंध इनमें से किससे नहीं है भाई? किससे नहीं? लिंग से, परिपक्वता से, भोजन सामग्री से, या शारीरिक स्वास्थ्य से? बताएं। संवेगों का घनिष्ठ संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं? संवेग, तो संवेगों का संबंध किससे नहीं भाई? भोजन सामग्री से कोई संबंध नहीं। देखिए स्त्री पुरुष यानी लिंग मतलब कि स्त्री पुरुष में विभेद, ठीक है, तो खास करके जेंडर, तो जेंडर के हिसाब से महिलाओं का संवेग थोड़ा अलग होता है पुरुषों की अपेक्षा, ठीक है, तो पुरुष और महिलाओं का संवेग में अंतर होता है। उनकी खास करके परिपक्वता भी संवेगों से संबंधित है। इसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य भी, भोजन सामग्री उतना ज़्यादा एक प्रकार संवेगों को खास करके प्रभावित नहीं करती है, उससे घनिष्ठ संबंध नहीं रखती है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 7वां नंबर, आप देखेंगे। प्रश्न है आपका भाई 7वां नंबर प्रश्न क्या आपसे कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संवेग का उदाहरण है? तो प्राथमिक संवेग का क्या उदाहरण है भाई? क्रोध, गुस्सा, ये प्राथमिक संवेग का उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 8वां नंबर, भाव क्या है? भाव है चंचल प्रक्रिया है, या आत्मगत प्रक्रिया है, या फिर ये दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब भी ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो इसमें लगभग 80% आपका करेक्ट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर सी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 8वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, चंचल प्रक्रिया भी भाव है और आत्मगत प्रक्रिया भी है। ऑप्शन नंबर डी लगा, मतलब सी लगा दीजिएगा। आ और बा यानी ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। संवेग का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा
प्रस्तावित किया गया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो संवेग का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया भाई? संवेग का जो द्विकारक सिद्धांत है ये प्रस्तावित किया गया है भाई किसके द्वारा? ये किया गया है शेस्टर सिंगर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि संवेगों को नियंत्रित करने की क्या विधि है? रेचन विधि या समन विधि या प्रतिगमन विधि? बताएं। तो भाई ये इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, संवेगों को नियंत्रित करने की विधि है, तो कौन सी विधि है? ये सारी विधियां संवेगों को नियंत्रित करने वाली, इमोशंस को नियंत्रित करने वाली विधि है, मतलब कि एक प्रकार से विधि है। क्लियर? ध्यान रखें इन चीज़ों को। आगे बढ़ा जाए, फिर चलें आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका आ चुका, अगले चैप्टर से आ चुका है। अगला चैप्टर आपका है, उसका क्या नाम है? अगला चैप्टर है आपका 9 नंबर चैप्टर। 9वें चैप्टर का आपके नाम है भाई सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, सोशल डेवलपमेंट किसे कहते हैं बताएं सभी लोग भाई? सामाजिक विकास को सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। अंग्रेजी में जिसको आप सोशल डेवलपमेंट कहते हैं उसको हिंदी में सामाजिक विकास कहते हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि बालक के सामाजिक विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? मतलब बताएं तो महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है भाई? तो किसी एक व्यक्ति की तो बिल्कुल नहीं होती, ना किसी एक चीज़ की होती है। तो भाई समाज की भी भूमिका होती है सामाजिक विकास में, परिवार की भी भूमिका होती है, चूँकि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परिवार ही होती है। और विद्यालय, चूँकि बच्चा विद्यालय में जाता है तो वहाँ से भी उसका सामाजिक विकास होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, ये तीनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका दूसरा नंबर। सामाजिक विकास का अर्थ है, बताएं। विचारों का आदान प्रदान करना, या क्लब का सदस्य होना, या समाज में रहना, या सामाजिक गुणों व व्यवहारों की उत्पत्ति? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा दूसरे का? सामाजिक विकास का अर्थ है, फटाफट से आप बताएंगे। सामाजिक विकास का अर्थ क्या है भाई? देखिए, विचारों का आदान प्रदान करना, ये भी सामाजिक विकास का अर्थ है। क्लब का सदस्य होना, समाज में रहना, क्लब माने किसी भी संस्था या समिति का सदस्य होना, या फिर सामाजिक गुणों व व्यवहारों की उत्पत्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, सामाजिक विकास का अर्थ क्या है बताएं? अर्थ इनमें से अर्थ का पूछ रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा सामाजिक विकास का? सामाजिक गुणों और व्यवहारों की उत्पत्ति। बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, तीसरा नंबर प्रश्न आप देखेंगे। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले व्यक्तियों की पहचान बालक कब करने लगता है? तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले व्यक्ति की पहचान जो होता है बालक करने लगता है, लगभग मैंने आपको बताया भी था कि दूसरे तीसरे महीने में करने लगता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बालक की सामाजिक अंतरक्रिया में कब वृद्धि होती? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो बालक की सामाजिक अंतरक्रिया में कब वृद्धि होती भाई? तो किस समय वृद्धि होती है? तो 3 वर्ष के बाद में आप देखते हैं सामाजिक अंतरक्रिया में वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, 3 साल के बाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न, 6 से 7 वर्ष के बालक कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो 6-7 वर्ष के जो बालक होते हैं वो कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं भैया? एकाकी खेलों में या सामूहिक खेलों में? तो मैंने बताया था कि 80% चांस क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी होने का एक प्रकार से इसमें चांस होता है। लेकिन यहाँ पर 6 से 7 वर्ष के बालक जो होते हैं वो खास करके अधिक रुचि लेते हैं कैसे खेलों में भाई? तो अधिक रुचि लेते हैं सामूहिक खेलों में, 6 से 7 वर्ष के बालक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, किस अवस्था के सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? यौन विरोध मतलब एक प्रकार से आप देखते हैं खास करके यौन विरोध जो होता है वो उत्तर बाल्यावस्था में एक प्रकार से लड़की लड़की में एक प्रकार से जो विरोध होता है, खास करके आप देखते हैं स्कूलों में आप पढ़ते तो लड़के लड़कियों में एक प्रकार थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा टिनिक थोड़ा सा चलता रहता है। ठीक है, तो किस अवस्था में होता है ये? उत्तर बाल्यावस्था में, यानी बाल्यावस्था की बाद की अवस्था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 7वां नंबर है, किशोरावस्था को कितनी अवस्था में बांटा गया है? मैंने आपको बताया था किशोरावस्था को कितनी भागों में भाई? किशोरावस्था को 2 भागों में, एक उत्तर किशोरावस्था और एक प्रकार से क्या होती है, एक पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, तो किशोरावस्था को 2 भागों में आप बांट सकते हैं। 7वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है अगले चैप्टर से। अगला चैप्टर आपका कौन सा है भाई? अगला चैप्टर का नाम क्या है? फटाफट से आप जानने का प्रयास करेंगे। अगले चैप्टर का आपके क्या नाम है? अगले चैप्टर का आपके नाम है भाई, अगले चैप्टर में 10वां चैप्टर आपका है और उसमें हमको क्या पढ़ना है? क्रियात्मक विकास के बारे में, मोटोर डेवलपमेंट जिसको आप बोलते हैं, क्रियात्मक विकास। ठीक है,
क्रियात्मक विकास जो होता है योग्यताओं से तात्पर्य खासकर क्रियात्मक जो योग्यताएं होती हैं उनका विकास होना, यह शारीरिक गतियों से खास करके मांसपेशियों का बढ़ना या एक प्रकार से, तो ये तमाम सारी चीज़ें जो भी एक क्रियात्मक विकास, मोटोर डेवलपमेंट। क्रियात्मक विकास का तात्पर्य मांसपेशियों की उन गतिविधियों के नियंत्रण से होता है जो जन्म के समय तथा जन्म के बाद में निरर्थक व अनिश्चित होती हैं। तो कहीं ना कहीं भी क्रियात्मक विकास के बारे में समझेंगे, क्रियात्मक विकास का महत्व भी है, उसकी विशेषताएं भी तमाम सारी हैं, इनको जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न आपका क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका पहला प्रश्न आपका इसमें कह रहा है क्रियात्मक विकास का अर्थ बताएं। क्रियात्मक विकास का अर्थ है, क्रियात्मक विकास का क्या अर्थ है भाई, तो बिल्कुल मांसपेशीय उचित संयोजन, ये भी इसका अर्थ है। मांसपेशियों का एकीकरण और मांसपेशीय नियंत्रण, ये तीनों क्रियात्मक विकास का अर्थ हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है कि शारीरिक गतियों के द्वारा नाड़ियों व मांसपेशियों की क्रियाओं का संयोजन होता है, उसे क्या कहते हैं बताएं। शारीरिक गतियों के द्वारा नाड़ियों व मांसपेशियों का मतलब मांसपेशियों की क्रियाओं का क्या होता है, संयोजन यानी इकट्ठा होना होता है, उसे क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रियात्मक विकास। क्या बोलते हैं, क्रियात्मक विकास, मोटोर डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रियात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करें, तीसरा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, क्रियात्मक विकास किस ओर होता है बताएं। क्रियात्मक विकास किस ओर होता है भैया बताएं, सामान्य से विशिष्ट की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो क्रियात्मक विकास जो होता है वो होता है भाई सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है क्रियात्मक विकास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न है, कपड़े पहनने के कौशल में बालिकाएं बालकों की अपेक्षा शीघ्र निपुणता प्राप्त कर लेती हैं, क्योंकि यानी जो बालिकाएं होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, गर्ल्स होती हैं, वो लड़कों की अपेक्षा कपड़ों को पहचानने में, खास करके कपड़े कैसे पहने जाते हैं, कौन सी मैचिंग, क्या कहना, क्या लगाना, कैसे क्या होता है, ये लड़कियां ज़्यादा जानती हैं लड़कों से। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि कपड़े पहनने के कौशल में बालिकाएं बालकों की अपेक्षा शीघ्र निपुणता प्राप्त कर लेती हैं, यानी कि शीघ्र ही उसको जान जाती, जल्दी समझ जाती कपड़ों को कैसे पहनना है और कौन से कपड़ों को कब पहनना है। ठीक है, ये लड़कियां ज़्यादा जानती हैं। तो ये एक प्रकार से ऐसा कर लेती हैं क्योंकि सीखने की क्षमता उनमें अधिक होती है, या अनुकरण में सीख जाती हैं, या बालकों से अधिक निपुण होती हैं, या उनकी कलाई लचीली होने के कारण से वे मांसपेशीय संयोजन सरलता से कर लेती हैं। बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर यही होगा कि उनकी कलाई क्या होती है, उनकी कलाई लचीली होने के कारण से वे मांसपेशीय संयोजन सरलता से कर लेती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है आपका, क्रियात्मक विकास किस क्रम का अनुसरण करता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है भाई, देखेंगे पांचवा प्रश्न क्या था आपका कि क्रियात्मक विकास किस क्रम का अनुसरण करता है, फटाफट से आप बताएंगे। मस्तक अधोमुखी या दूर विकास क्रम या फिर ये दोनों। क्रियात्मक विकास या मोटोर डेवलपमेंट किस क्रम का अनुसरण करता है। तो मोटोर डेवलपमेंट जो अनुसरण करता है भैया वो मस्तकोधमुखी और दूर विकास क्रम दोनों का करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा नंबर, बालकों में लिखने की क्रिया का विकास कब होता है, फटाफट से आप बताएंगे। बालकों में लिखने की क्रिया का विकास कब होता है बताएं। तो कब होता है, मैंने आपको बताया भी था, 2 से 3 वर्ष के बाद में लिखने का एक प्रकार से क्रिया का विकास होने लगता है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7वां नंबर, शिशु में कितने प्रकार की नेत्र गतियाँ होती हैं बताएं। तो शिशु में कितने प्रकार की नेत्र गतियाँ होती हैं, समानांतर, लंबवत या वृत्ताकार, या फिर तीनों प्रकार की गतियाँ होती हैं। अच्छा होती हैं पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया था हैं भी, जब आपको हैं यहाँ पर लिखा हुआ मिले ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा ये तीनों या फिर उपयुक्त सभी, तो करेक्ट आंसर हमेशा डी ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न है, कितने माह का बालक बिना सहारे के सुलभता से बैठ सकता है बताएं। तो कितने माह का बालक बिना सहारे सुलभता के बैठ सकता है, कितने माह का बालक भाई बैठ सकता है बिना सहारे के। तो कितने माह का, लगभग 7 महीने का जब बालक हो जाता तो बैठना शुरू कर देता है बिना सहारे के। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लीजिएगा उसको, एकदम ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, बालकों में मुस्कुराने की सहज क्रिया कब दिखाई पड़ती है। इतना लंबा वीडियो होता जा रहा है, आप लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन यह वीडियो एक ही वीडियो में आप जब इतने सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर, नहीं फिर वीडियो आप ढूंढ नहीं पाते हैं बहुत सारी वीडियो जब हो जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको दी जाए, कई सारे प्रश्नों को बता दिया जाए। तो बताएं,
बालकों में मुस्कुराने की सहज क्रिया कब दिखाई पड़ती है भाई? तो मुस्कुराने की जो सहज क्रिया होती है वो पहले सप्ताह से ही थोड़ा थोड़ा आप देखने प्रारंभ कर देंगे बच्चे में, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, बालकों के शारीरिक कौशलों को कितने भागों में बांटा गया? शारीरिक जो स्किल्स होती हैं बच्चों की उसको हम कितने भागों में बांटते हैं, कितने भागों में बांटा गया विद्वानों के द्वारा? 2 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 11वां नंबर, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत आते हैं लिखना, चित्र बनाना, पकड़ना या फिर ये सभी? तो देखें, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत आते हैं, कौशलों स्किल्स कौशलों के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, हैं भी लिखा है तो भैया आंख मूंद लो और लगाए कौन दिया? वो डी ऑप्शन। डी ऑप्शन लगाए दियो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एकदम से चिंता छोड़ दियो। कम से कम आपको मैंने ऐसे 10 प्रश्नों को बता दिया होगा जिसमें आपने डी लगाया और हाँ लिखा था। अब अगला 12वां प्रश्न आप देखेंगे। 12वां प्रश्न आपका आ गया, हस्त कौशलों के अंतर्गत आते हैं लिखा है, डी लगा दिया। अब हस्त कौशल कौन? स्वयं खाना, कपड़े पहनना, बाल संवारना। तो ये दूसरे से करवाते हो क्या? खुदे तो बाल अपना झाड़ते हो, खुदे कपड़ा पहनते हो, खुदे एक प्रकार से खाना खाते हो, तो ये हस्त कौशल हैं, हाथ से किया गया काम है, तो ये एक प्रकार से ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 13वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बालकों के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने मतलब करते हैं, बताएं। बालकों के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, क्या करते हैं लिखा हुआ है, डी ऑप्शन ये सभी, बिल्कुल। शारीरिक रचना कैसी बच्चों की, वो प्रभावित करती। क्रियात्मक विकास कैसा होगा बच्चों का? बुद्धि विकास करती, मतलब बुद्धि प्रभावित करती है। और बालकों में जो भय का या डर का जो माहौल होता है वह भी प्रभावित करता है क्रियात्मक विकास को। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। इस प्रकार से आपने समझा 10वां चैप्टर। 11वां चैप्टर आपका क्या है भाई? 11वां चैप्टर का नाम है भाषा विकास, ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। चले, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, कौन सा भाई? भाषा विकास। प्रश्न आपका पहला है, भाषा की आरंभिक अवस्था क्या होती है? बताएं, हाव भाव, क्रंदन या बलबलाना? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भाषा की आरंभिक अवस्था होती है, तो भाषा की आरंभिक अवस्था क्या होती है? भाषा की आरंभिक जो अवस्था होती है वो होती क्रंदन। ऑप्शन नंबर इसका बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, बालक में आंकलन शक्ति का विकास जो होता है कि आंकलन कर सकता है किसी चीज़ का, वो उस शक्ति का विकास कब होता है? तो उस शक्ति का जो विकास होता है वो 3 से 4 महीने में खास करके आंकलन शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3-4 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भाषा विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? बताएं। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था क्रंदन यानी रोना होता है, जबकि भाषा विकास की जो अंतिम अवस्था होती है वो क्या होती है? तो भाषा विकास की जो अंतिम अवस्था होती है वो होती है शुद्ध उच्चारण करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 4था नंबर प्रश्न आप देखेंगे, व्याकरण से संबंधित भाषा दोष किस अवस्था में समाप्त हो जाते हैं? व्याकरण से संबंधित जो त्रुटियां होती हैं वो आगे चल करके कब समाप्त होती है? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या फिर वयस्कावस्था में? तो खास करके व्याकरण से संबंधित जो भाषा दोष होता है वो कब समाप्त होता है भाई? वो कब समाप्त होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। 4था नंबर प्रश्न क्या है, व्याकरण से संबंधित भाषा दोष किस अवस्था में समाप्त हो जाते हैं भैया? तो व्याकरण से संबंधित जो भाषा दोष होते हैं वो किशोरावस्था में समाप्त हो जाते हैं लगभग। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन आप देखेंगे, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न है कि किस अवस्था में बालिकाओं का भाषा विकास बालकों की तुलना में शीघ्र होता है? बताएं, किस अवस्था में बालिकाओं का जो भाषा विकास होता है? देखिए, जो लड़कियां होती ज़्यादा अच्छा बोल पाती हैं, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज़्यादा तीव्र, मतलब कि प्रोनाउंसिएशन जो उनका होता है, प्रोनाउंसिएशन वो अच्छा होता है लड़कों की अपेक्षा, लड़कियों का। तो किस अवस्था में बालिकाओं का भाषा विकास बालकों की तुलना में जल्दी होता है, शीघ्र होता है? तो किस अवस्था में होता है बताएं सभी लोग? तो बिल्कुल शैशवावस्था में भी और बाल्यावस्था में भी। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा। आ और बा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 6ठा नंबर प्रश्न है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। देखिए, हैं यहाँ पर लिखा हुआ है और मैंने आपको बार बार बताया था, जब भी आपको हैं लिखा हुआ मिलेगा तो ऑप्शन नंबर 1 डी में मिलेगा ये सभी, और वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। तो भाषा को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, देखिए, बुद्धि भी प्रभावित करती है भाषा को, यौन भेद यानी कि यौन भेद का मतलब क्या होता है कि स्त्री है या पुरुष हैं, यह भी मैटर करता है, और प्रेरणा, मोटिवेशन, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो होती हैं, इसके अलावा और भी तमाम सारे तत्व होते हैं जो भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये 3 यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से दिए गए, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां नंबर,
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो वाला, छठा वाला याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है किसी शब्द की पुनरावृत्ति यानी दोबारा, बार बार दोबारा, ठीक है, तो पुनरावृत्ति बार बार आना, तो पुनरावृत्ति कराने वाला कारक कहा जाता है? अभ्यास, प्रबलन, परिमाण मतलब परिणाम का ज्ञान या आवश्यकता। तो जब आप किसी शब्द का पुनरावृत्ति कराने वाला जो कारक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम खासकर क्या बोलते हैं? प्रबलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रबलन। तो सातवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अभ्यास आप बोलेंगे तो दूसरा हो जाएगा, पुनरावृत्ति कराना, लगातार वही चीज़, तो प्रबलन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका हो गया, बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे अभ्यास, लेकिन अभ्यास नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका आ चुका, 8वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग देख रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करें, सभी दोस्तों को इस वीडियो को पहुंचा दीजिए भाई, बहुत मेहनत लगती है, तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है, वाणी भाषा का एक रूप है जिसमें विचारों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियों या शब्दों को उच्चारित किया जाता है, यह विचार किस मनोवैज्ञानिक का है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो वाणी भाषा का एक रूप है जिसमें विचारों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियों या कुछ शब्दों को क्या किया था? उच्चारित किया जाता है। यह विचार जो दिया था वो खास करके हरलाक महोदय का विचार है। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हरलाक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, चले बस थोड़ा सा छोड़ रहे हैं, बस ये लास्ट स्लाइड है आपकी, ठीक है। भाषा विकास आपका हो गया, और जो आपका 12वां चैप्टर है वो उस चैप्टर का क्या नाम है? उसका नाम है अधिगम या सीखना, लर्निंग जिसको आप बोलते हैं, सीखने की प्रक्रिया, ठीक है, अधिगम। चैप्टर नंबर क्या नाम है आपका? चैप्टर नंबर 12 में आपको क्या पढ़ना है? अधिगम के बारे में, सीखने के बारे में आपको जानना, ठीक है। तो चले जानते हैं भाई, इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपका है, देखेंगे पहला प्रश्न है कि किसका कथन है सीखना विकास की प्रक्रिया है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसका कथन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सीखना विकास की प्रक्रिया का कथन है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा। सीखना जो होता है ये क्या है? विकास की प्रक्रिया है। वुडवर्थ महोदय ने खास करके जो है अधिगम का सीखने की प्रक्रिया को बताते हुए कहा, उन्होंने क्या कहा? सीखना मतलब कि सीखना की परिभाषा, अधिगम की परिभाषा दी है वुडवर्थ महोदय ने। उन्होंने कहा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसके अलावा क्रो एंड क्रो ने कहा कि सीखना आदतों मतलब सीखना जो होता है आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन होता है, ठीक है। इसके अलावा स्किनर महोदय क्या कहते हैं भाई? स्किनर महोदय क्या कहते हैं? आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। स्किनर महोदय कहते हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ठीक है। इसके अलावा जो है अंडरवुड क्या कहते हैं? अंडरवुड कहते हैं कि सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना है या पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसने कहा? तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, इस कथन को कहने वाले जो विद्वान हैं उनका क्या नाम है? यही तो प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा वुडवर्थ। वुडवर्थ महोदय ने ही कहा कि सीखना जो है विकास की प्रक्रिया मतलब विकास की प्रक्रिया है, यानी क्या कहा? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। तो सीखना क्या होता है? विकास की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दूसरा प्रश्न आपका है, गेगनी ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग, द कंडीशन ऑफ लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, और इस पुस्तक को एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आपकी परीक्षा में कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे गेगनी महोदय। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि गेगनी महोदय की जो पुस्तक है खास करके द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, उसमें खास करके सीखने के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो उसमें सीखने कितने प्रकार बताए गए भाई? उसमें सीखने के 8 प्रकार बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 प्रकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि कैंडलर ने संप्रत्यय अधिगम को कब प्रस्तुत किया? तो कैंडलर महोदय ने संप्रत्यय अधिगम को कब प्रस्तुत किया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताइएगा। कैंडलर महोदय ने संप्रत्यय अधिगम को कब प्रस्तुत किया? बताएं, कब प्रस्तुत किया उन्होंने भाई? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर आप सभी कह रहे हैं, बहुत सही, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका आ चुका है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 1964, ये ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, गेगनी ने कितने प्रकार की श्रृंखला अधिगम की व्याख्या की है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गेगनी ने कितने प्रकार की श्रृंखला अधिगम की व्याख्या की है? फटाफट से आप बताएंगे कितने प्रकार की भाई? बिल्कुल, 2 प्रकार की श्रृंखला अधिगम की व्याख्या की है गेगनी महोदय ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। 5वां नंबर प्रश्न है, किसका कथन है सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन होता है?
किसने ऐसा कहा भाई कि सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है, मतलब व्यवहार के परिणाम स्वरूप ही व्यवहार में कोई परिवर्तन जो होता है उसी को सीखना कहते हैं। ऐसा किसने कहा था अधिगम के संदर्भ में? तो ऐसा कहा है किसने भाई? गिलफोर्ड महोदय ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है आपका, सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है, शामिल है लिखा है ना, है लिखा है, तो डी ऑप्शन खोजो कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। है लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कारकों में शामिल है। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक शारीरिक, मानसिक, स्वास्थ्य और उम्र और यौन, प्रेरणा, अवधान, अभिरुचि, अभिक्षमता, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक या परिपक्वता। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी कारक जो होते हैं ये सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्लियर? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, 7वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है कि सीखने की प्रभावशाली विधि कौन सी है? सीखने की प्रभावशाली विधियां हैं और हैं भी दिया है, तो आप बताएंगे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा करेक्ट आंसर इनमें से क्या होगा? सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन सी, परंपरागत विधियां या आधुनिक विधियां? 7वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभावशाली विधियां कौन सी इनमें से? बताएं सभी लोग। सीखने की प्रभावशाली विधि कौन कौन सी हैं? तो सीखने की प्रभावशाली विधियां एक परंपरागत विधियां भी होती हैं और आधुनिक विधियां, ये दोनों विधियां जो है खास करके ये सीखने की क्या हैं? ये सीखने की प्रभावशाली विधियां ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा लगेगा? ऑप्शन नंबर सी, आ और बा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो आ और बा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7वें नंबर का। ठीक है, आ और बा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 8वां नंबर प्रश्न है, स्वार्ज महोदय ने सीखने की किस विधि को प्रभावशाली विधि कहा है? तो स्वार्ज महोदय ने, खास करके स्वार्ज महोदय ने सीखने की किस विधि को प्रभावशाली विधि कहा भाई? प्रेक्षण के द्वारा सीखना या विवेचना के द्वारा सीखना विधि या फिर पुनः निरीक्षण विधि के? तो स्वार्ज महोदय ने किस विधि को एक प्रकार से क्या बताया भाई? स्वार्ज महोदय ने किस विधि को क्या बताया भाई? प्रभावकारी विधि बताया है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बढ़िया प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। स्वार्ज महोदय के बारे में आपसे पूछ रहा है कि स्वार्ज महोदय ने, तो बिल्कुल पुनः निरीक्षण विधि जो होती है उसको उन्होंने माना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां नंबर प्रश्न है, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? हम करके सीखते हैं, यानी अधिगम का ही एक प्रकार से बात है कि भाई हम कोई चीज़ करते हैं तो सीखते हैं, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले जो विद्वान है उनका नाम है कॉलेज सैनिक। ठीक है, कॉलेज सैनिक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से रट लीजिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि सीखने के प्रकारों में शामिल है। सीखने के कितने प्रकार होते हैं भाई? तो सीखने के कई प्रकार यहाँ पर हैं लिखा हुआ है। पहले ही आपको लग जाना चाहिए कि भाई इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो अन्वेषण के द्वारा, अन्वेषण का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आप खोज करें, ठीक है, कोई आपने शोध कर लिया तो अन्वेषण के द्वारा सीखना एक। दूसरा अर्थपूर्ण सीखना, यानी किसी चीज़ के अर्थ को आपने समझ लिया तो वो सीखना हो गया। रट करके आप सीख लें तो भी रट करके अधिगम करना, यानी कि आप कोई चीज़ रट रहे हैं। जैसे लड़कियां अधिकतर चीज़ें जो है रट लेती हैं, बहुत ज़्यादा रटने की क्षमता होती है लेकिन समझती नहीं। तो अगर आप ऐसा समझ, लड़कों में ऐसा होता है कि लोग रटने का प्रयास करते हैं, अगर आप उसको समझ लेंगे ज़्यादा बेटर तरीके से आपका हो जाएगा। तो तीनों होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई बुरा मत मानिएगा जब मैं बातें बोल रहा हूँ कि लड़कियाँ लड़कों, तो उसमें बुरा मत मानने वाली कोई ऐसी बात भी नहीं है। तो आप लोगों के लगभग यहाँ पर 100 से अधिक, यानी लगभग 130 या 120 प्रश्नों पर हमने चर्चा करी है। और बाकी जो आपके चैप्टर्स बच रहे हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमने 13 चैप्टर, मतलब 12 चैप्टर्स के बारे में चर्चा करा है और बाकी लगभग इससे ही अधिक और भी चैप्टर्स, लगभग आपके 14 से 15 चैप्टर आपके बच रहे हैं जिनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। और बाकी आपको बताने का प्रयास करूँगा कि भाई BA द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर क्लासेस आपकी ऑब्जेक्टिव की बहुत सारे सब्जेक्ट की हो भी चुकी हैं। जियोग्राफी का मॉडल पेपर अवेलेबल हो चुका है जिसमें 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा हुई है चैप्टर वाइज। आप लोग इसको देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा
हिंदी अनुवाद की बात की जाए द्वितीय वर्ष में चतुर्थ सेमेस्टर में, तो हिंदी अनुवाद पढ़ना है। इसके बहुत ही महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा हो चुकी है, तो इसको भी आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आपकी परीक्षा के लिए। और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का भी हो चुका है, और आपका मेडिवल हिस्ट्री यानी कि जो हिस्ट्री है आपकी, उस हिस्ट्री के बारे में बता दिया है। एंशिएंट हिस्ट्री का नहीं हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री का जल्दी हो जाएगा। बाकी और भी सब्जेक्ट जो आपके बच रहे हैं, यानी होम साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, तो इन सभी के जल्दी हो जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।